हे गाइस, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? टेल मी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हे गाइस, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? टेल मी इन द चैट्स, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। अब आप लोगों को ये गाना कैसे गा रहा हूं, है ना? तो ये है तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। नाता का मतलब होता है बॉन्ड। सो टुडे विल टॉक अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। चलो, तो आज हमें केमिकल बॉन्डिंग खत्म करना है। हाउ आर यू गाइस, व्हाट्स अप? सो गाना कैसे लगा आप लोगों को, पहले ये बताओ। गाना वापस गा के बताऊं क्या? दैट इज तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। नाता, एक एटम से दूसरे एटम का नाता। नाता मतलब होता है बॉन्ड। So basically we'll talk about chemical bonding, the bonding or the force of attraction or the sambandh or the relation or the nata between two atoms. So today we'll talk about chemical bonding. तो आज हमें केमिकल बॉन्डिंग एक ही शॉट में खत्म करना है। सो शैल वी स्टार्ट द सेशन गाइस? केमिकल बॉन्डिंग भैया ऐसा चैप्टर है जो कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है यार, केमिकल बॉन्डिंग ना एक ऐसा चैप्टर है ना जो वाकई में अगर आप पूरा चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो बेसिकली आप 4 से 5 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से इस चैप्टर से आपको मिलेंगे। अधिकतर अमूमन केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है काफी बच्चों की, लेकिन काफी बच्चे इसको मिस कर जाते हैं। अगर आप मुझसे पूछो तो आप ये चैप्टर जो पूरा है वो 20 नंबर का चैप्टर है, 20 मार्क्स कम नहीं होते। और 20 नंबर का चैप्टर है और आपको केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट ऐसा मान के चलो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से केमिस्ट्री में काफी ज्यादा काम आता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप इससे समझ सकते हो, सीख सकते हो। इसलिए ना केमिकल बॉन्डिंग बार बार बोलते हैं कि इस चैप्टर को पूरा करो, अच्छे से करो, तभी बात बनेगी आपकी, है ना? और अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया केमिकल बॉन्डिंग में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देन आई विल से कि भैया केमिकल बॉन्डिंग में एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फजान रूल। ओके, फजान रूल के अलावा सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका वेस्पर थ्योरी, फिर हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी, एमओटी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोबारा बोल देता हूं, फजान रूल, उसके अलावा वीबीटी, वेस्पर थ्योरी, एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। सो ये टोटल टॉपिक्स हैं जो वाकई में केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कॉपी पेन निकाल के दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अभी हम लोग एक ही शॉट में धूम सीरीज में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। फुल चैप्टर इन वन शॉट। या आर यू गाइस रेडी? जल्दी से बताओ मुझे, आर यू गाइस रेडी? चलो, तो फटाफट से शुरू करते हैं। फन पार्ट खत्म हो गया। ओके, सो केमिकल बॉन्डिंग आज हमें शुरू करनी है। मेरे प्यारे बच्चे एकदम तैयार है, एकदम रेडी है, बिंदास है। तो चलो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करते हैं, है ना? सो केमिकल बॉन्डिंग इज बेसिकली इट दिस चैप्टर टेल्स यू अबाउट द रिलेशन बिटवीन टू एटम्स। क्या रिलेशन उनमें, किस तरह का संबंध है उनमें, किस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनमें, किस तरह की बॉन्डिंग है उनमें, ये केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़ते हो। और एक्चुअली ये आपको बहुत सारे बॉन्ड्स के बारे में बताता है, जिसमें से 2 स्पेशल बॉन्ड के बारे में डिस्कशन होती है पूरे चैप्टर में। और वो बॉन्ड कौन से हैं? फर्स्ट वन इज आयनिक, लेकिन स्पेशली हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, क्योंकि ज्यादातर जो थ्योरीज हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के रिस्पेक्ट में लिखी गई हैं।
कौन कौन सी थ्योरीज की बात कर रहा हूं, चाहे वीबीटी, चाहे वेस्पर, चाहे एमओटी, चाहे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, सभी के सभी कोवेलेंट बॉन्ड के रिस्पेक्ट में लिखे गए थे। तो एक्चुअली अगर मुझसे कोई पूछे कि इस चैप्टर में कौन से बॉन्ड को ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है, तो वो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। सो आज हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड और उसके अलावा एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। धूम सीरीज में मैं हूं अरविंद अरोड़ा, आपका केमिस्ट्री मेंटोर, आपका केमिस्ट्री टीचर, आपका केमिस्ट्री दोस्त ए स्क्वायर, और हम देख रहे हैं धूम बाय ए स्क्वायर, और केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर को वन शॉट में हमें खत्म करना है। आप मुझे देख रहे हो वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पे, विच इज इंडिया बिगेस्ट चैनल इन टर्म्स ऑफ नीट। 1.36 मिलियन फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स अभी तक हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। कॉपी पेन लेके बैठना भैया, ऐसा है कि मजा तभी आएगा जब आप चीजों को नोट डाउन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। ये सारी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं कार्तिका ने, सो थैंक यू सो मच कार्तिका। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये अपना फैमिली अपना परिवार है। लेकिन उससे बढ़िया एक बात बता देता हूं, फिर आप मुझे मत कहना कि मैंने बताया ही नहीं। सो सिंपल सी बात है, 27 तारीख को ना आपका एक और क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश, एकदम फ्रेश, आम के जूस के जैसा फ्रेश ही। सो इन दैट केस अगर आप 27 तारीख के बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको फीस ये नहीं पे करनी है। 23,999 रुपए पे नहीं करनी है। इसकी फीस घट के मात्र 15% के करीब, यानी कि 2,999 रुपए आपको पे करनी है। सो अगर आप चाहते हैं मात्र 2,999 रुपए इस प्राइस में अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। vdnt.in/neetcc ये आपका लिंक है। और गाइस कूपन कोड है आपका AA2020 दैट इज द कूपन कोड। अभी भी वक्त है आपके पास, ज्वाइन कर लो, मजा आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने छोटे भाई बहनों को प्रो सब्सक्रिप्शन दिलाना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन करवाना चाहते हैं 1 साल का, तो यहां पर प्रो सब्सक्रिप्शन हमने वेदांतु का शुरू कर दिया है। लॉन्ग टर्म बैच है ये, 2021 और 2022 के बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वेदांतु के साथ जुड़ने की, जो कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग एडटेक कंपनी है। और इसके लिए आपको vdn.in/YT Pro पे जाना है और AA Pro ये वाला कूपन कोड यूज करना है। सो AA Pro यू हैव टू यूज दिस कूपन कोड। एंड फाइनली गाइस, अगर आप 12 महीने की फीस पूछें पर मंथ के हिसाब से, तो 2252 रुपए ओनली। ओह माय गॉड, 2252 रुपए पर मंथ की फीस के हिसाब से लॉन्ग टर्म बैच आप अपने छोटे भाई बहन को ज्वाइन करवा सकते हो। आई थिंक इतनी कम फीस पर मंथ के हिसाब से कोई भी चार्ज नहीं कर रहा होगा। सो दिस इज लोवेस्ट फीस। एंड इसके अलावा आज के सेशन की डिटेल है। सुबह बायो के सेशन हुए ही थे, फिर 2 फिजिक्स के सेशन हुए ही थे, और अभी आप एक केमिस्ट्री का सेशन, वंडरफुल सेशन देख के आए हो, जिसको ऑलमोस्ट 8,000 बच्चों ने अभी तक देख लिया। मैंने ट्रिक बताई है उसमें, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना जाके, मजा आ जाएगा। ऐसी ट्रिक आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अभी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर रहे हैं, मोस्ट अवेटेड चैप्टर, जो काफी बच्चों की डिमांड थी। और टेलीग्राम का ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना, तो अपना जो नाता है ना वो सही नहीं है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, सब्सक्राइब कर लो वेदांतु नीट मेडिजी को, और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो। वेदांतु नीट ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है अपना, और ये एकमात्र ग्रुप है, और कोई अपना कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। सो 30,000 से ज्यादा बच्चे उसको ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी नहीं किया तो भैया कर लो, काम आएगा। लेट्स स्टार्ट द धूम सीरीज। ओह माय गॉड, चलिए शुरू करें धूम सीरीज को। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? चलो नाम लेता हूं कौन कौन यहाँ प्रेजेंट है, उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर पारुल है, ध्रुवी है, जीके है, अमन है, विशाल है, नेहा है, रुचि है, अर्चना है, सुमैया है, सविता है, और कौन है, डॉक्टर रोशनी है, और कौन है, या मुसफ्फिर है, उसके बाद विशाल, रुचि, अजीत, प्रियंका, वैष्णवी, पूनम, द्वारिका, सुजा, फिजा, वीनू, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान नहीं, शाहरुख खान चलो फटाफट से शुरू करते हैं। और हमें सुशांत सिंह राजपूत भी ऊपर से देख रहे हैं। वो तो सिर्फ हमें सिखा सकते हैं, हम सिर्फ सीख सकते हैं, लेकिन वो अपने प्यार से हमें ऊपर से देख रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत, वी लव यू ब्रदर, आप जहां पे भी हैं खुश रहें। चलो तो आज शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। आर यू गाइज रेडी फॉर दैट? धूम सीरीज केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहला तो सवाल है कि केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? क्या दूल्हे और दुल्हन के जैसे, क्या दूल्हे और दुल्हन के जैसे, ये दूल्हा है मान लो और ये दुल्हन है, उनके बीच में जो चुन्नियां लटका दी जाती हैं शादी के टाइम पे गांठ बांध के, याद है?
अगर है ये दूल्हा और है ये दुल्हन और इनके बीच में जो चुन्नी लटका दी जाती गांठ बांध के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शादी का बंधन। तो कुछ ऐसा ही बॉन्ड, ऐसा ही बंधन दो एटम के बीच देखने को मिलता है क्या? क्या कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है? नहीं। कोई रस्सी टाइप की बंधी नहीं होती दो एटम के बीच में। दो एटम आपस में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन दोनों के बीच में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोई रस्सी नहीं बंधी होती है। बट उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखाने के लिए हम लोग जरूर रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं मान लूं कि H2O की बात करते हैं, तो H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखाने के लिए हम लोग लाइन का इस्तेमाल करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से शादी हो गई है और दोनों ने सूट पहन रखे हैं और उनके बीच में चुन्नी है और उन चुन्नियों को गांठ बांध के उनका बॉन्ड बना दिया गया। नो, ऐसा रस्सी टाइप का कोई बॉन्ड नहीं होता। देयर इज ओनली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम लाइन से दिखाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड ओनली। अगर दो एटम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं तो दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब केमिकल बॉन्ड है ना बच्चों, सबको पता है यार, केमिकल बॉन्ड बहुत तरह के होते हैं। वी ऑल नो केमिकल बॉन्ड्स आर मेनी टाइप्स। ठीक है, तो यूजुअली आप लोग जो केमिकल बॉन्ड पढ़ते हो वो कौन सा होता है? एक तो आयोनिक बॉन्ड, यस। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, यस। आप लोग दूसरा कौन सा बॉन्ड पढ़े हो? कोवलेंट बॉन्ड। फिर उसके अलावा कौन सा बॉन्ड होता है? वेंडर वोल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेंडर वोल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी बॉन्ड ही होते हैं लेकिन वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह आते हैं। लेकिन इसके अलावा एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये सब तरह के बॉन्ड होते हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर में ज्यादा एम्फेसाइज किसको करना है? कोवलेंट बॉन्ड को। तो चलो, वैसे तो सबको पढ़ना है, लेट्स स्टार्ट द सेशन देन। लेकिन हमें, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोवलेंट बॉन्ड है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बताऊं कि कितना इंपॉर्टेंट है? ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका पेट साफ होना। सॉरी, खा ले गया बात को। चलो, तो सबसे पहले तो विल टॉक अबाउट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड में एक स्पीसी दूसरे स्पीसी को कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि अपन सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम क्या करता है? सोडियम आपको सबको पता है, ये एक ऐसा मेटल है जो कि कैसा है, बहुत ही एक्टिव मेटल है, जो बहुत आसानी से Na+ में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। एल्कली मेटल है जो आसानी से Na+ की फॉर्म में चला जाता है। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट उस पीरियड में सबसे कम होती है ना? ये तो अपने को पता है। सो फाइनली ये आयनाइज हो गया और यही एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यही एक इलेक्ट्रॉन, ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन का एक एटम, इसको आप हाफ Cl2 भी लिख सकते हो। यही एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cl- में। तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन कोई रिलीज करता है तो वहां पर कौन सी एंथैल्पी काउंट होती है? आयनाइजेशन। जो ले रहा है उस टाइम पे कौन सी एंथैल्पी काउंट होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना? अब फाइनली यहां पर दो, यहां पर क्या क्रिएट हो गए? दो यहां पर एक्चुअली आयन क्रिएट हो गए, Na+ एंड Cl-। अब यहां पर देखो, एक कैटायन है, दूसरा एनायन है। तो जब आपको भी पता है कि प्लस क्या करता है? माइनस को अपनी तरफ खींचता है। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लस एंड माइनस। एक लड़का और एक लड़की है, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर लाइक कैटायन एंड एनायन इनिशियली। समझ में आता है? बट बाद में अलग बात होती है, शादी वादी हो जाए तो झगड़े वगड़े होने लगते हैं। बट इनिशियली देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। सेम काइंड ऑफ अट्रैक्शन कैटायन एंड एनायन में ऑल्सो फील। पॉजिटिव और नेगेटिव भी क्या करता है? सेम काइंड ऑफ अट्रैक्शन फील करता है। और जब वो अट्रैक्शन फील करता है तो यहां से एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली किसी और एटम को दे रहा है, तो यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। समझ में आता है? इसी को क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड समझ में आ गया? तो आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। कोवलेंट बॉन्ड में तो भूखे एक दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। आयनिक बॉन्ड उनमें बनता है। अच्छा, एक और बात बताता हूं, आयनिक बॉन्ड उनमें बनता है किसमें? स्पेशली आयनिक बॉन्ड बनाया जाता है एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में, क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन देने को होते हैं, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है।
तो एक यहां पर देने वाला होता है, एक यहां लेने वाला होता है, एक अमीर होता है, गरीब होता है। तो ये तो अमीर है, दिस इज अमीर आदमी, ठीक है, एंड दिस इज गरीब आदमी। तो यहां पर एक अमीर होता है और एक गरीब होता है, एक अमीर होता है और एक भिखारी होता है। अमीर इलेक्ट्रॉन देता है और गरीब इलेक्ट्रॉन लेता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड किन में बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड दो भिखारियों के बीच में बनता है, जिसमें दोनों ही भूखे हैं इलेक्ट्रॉन के। समझ में आते हैं? तो वो कहता है चलो भैया साझेदारी कर लेते हैं। सो देयर इज अ पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आता है? देयर इज अ साझेदारी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। So there is a sharing of electron. Are you getting my point? Sharing of electron. यहां पर दोनों एटम्स को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। दोनों भिखारी हैं, दोनों कहते हैं भैया मुझे भी चाहिए, वो कहता है मुझे भी चाहिए, छाती पीट रहे। तो फिर कोई तीसरा आता है, कहता है भैया तुम यार साझेदारी क्यों नहीं कर लेते हो? सो देयर मस्ट बी अ शेयरिंग बिटवीन टू एटम्स। तो वो क्या करते हैं? साझेदारी कर लेते हैं। बोले ठीक है यार, हाइड्रोजन कहता है मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला हाइड्रोजन कहता है मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे किसके तरह बनना है? मुझे हीलियम की तरह बनना है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों कहते हैं भैया, वो कहता है सामने वाला कहता है तू मुझे दे दे, वो कहता है तू मुझे दे दे। तो क्या कहता है कि तुम झगड़ा बंद करो यार, तुम एक काम करो, तुम साझेदारी क्यों नहीं कर लेते हो? तू भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दे, मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता हूं, दोनों अपन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन तेरे भी हो जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन मेरे भी हो जाएंगे, बात खत्म, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। सो देयर इज एन ओवरलैपिंग और वहीं पर ही एक कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। सो कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। आ गया समझ में? जिसमें दोनों एटम कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन के भूखे। तो स्पेशली यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड किनके बीच में बनता है? नॉन मेटल्स के बीच में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नॉन मेटल्स के बीच में ज्यादातर आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत बढ़िया। तो चलो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड को पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर है जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए कि आयनिक बॉन्ड आसानी से बन जाए तो कौन कौन से फैक्टर है जो उसे अफेक्ट करते हैं? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 लिखा, ये 1 और 2 है। सबसे पहला फैक्टर है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो पहला फैक्टर है ना वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि लो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। अगर आप चाहते हो कि आयनिक बॉन्ड बन जाए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल मस्ट बी लो। भैया एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए, मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर कौन सा है? सेकंड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मस्ट बी हाई। किसकी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल मस्ट बी हाई। आ गया समझ में? मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, और यहां पर लैटिस एनर्जी भी हाई होनी चाहिए। ये 3 फैक्टर हैं जो कि सीधे सीधे क्या करते हैं? आयोनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं। मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। मैं आपको क्या बोल रहा हूं? आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए अगर आप आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हो तो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए अगर आप आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हो तो, और लैटिस एंथैल्पी हाई होनी चाहिए अगर आप आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हो तो। अब आप कहोगे कि सर आपने तो बता दिया बट रीजन तो बताओ। तो चलो मैं आपको रीजन बताता हूं। सबसे पहले आप लोग देखो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी होती क्या है। जब आप क्या करते हो कि किसी भी गैसियस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हो ताकि वो गैसियस कैटायन में कन्वर्ट हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। मेरी बात सुनना, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आप कोई एक एटम पकड़ो और उसको आप एनर्जी दो, वो एटम कैसा होना चाहिए? गैसियस एटम होना चाहिए, और वो फाइनली गैसियस कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। इस केस में जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की वो क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप मेरी बात से ध्यान से सुनो। धंधा कौन सा अच्छा होता है? धंधा वो अच्छा है जिसमें कम से कम पैसा लगाना पड़े। आपको पता है यूट्यूब का जो चैनल है वो 0 रुपए में खुल जाता है, बट उसको आगे चलाने के लिए बहुत दम लगाना पड़ता है, वो अलग बात है, जिससे उसकी वैल्यूएशन क्रिएट हो जाती है। बट धंधा वही अच्छा है जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। तो आप मेरी बात सुनो, ये एक ऐसी चीज है आयनिक बॉन्ड बनाने में जो हमें देनी पड़ती है। आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। एनर्जी कौन सी वाली? आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। और आप चाहोगे ना धंधा वही अच्छा जिसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लो से लो। ट्राई करो कम से कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिससे मुझे खर्चा नहीं करना पड़े, जिसमें मुझे एनर्जी नहीं देनी पड़े।
तो जिस मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है वहां पर आयनिक बॉन्ड बनाने की संभावना उतनी अच्छी होती है, वहां पर बिजनेस आपका धंधा उतना ही ग्रो करेगा। तो पहली चीज सबको समझ में आ गई कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लो क्यों होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? धंधा वही अच्छा है, धंधा वही अच्छा है जिसमें इनपुट कम से कम देना पड़े। तो यहां पर क्योंकि आयनाइजेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है वो कम से कम होनी चाहिए ताकि आयनिक बॉन्ड अच्छे से अच्छा बने। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों होनी चाहिए? अब हम चलते हैं आगे। आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? होता कुछ यूं है कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं, स्पेशली हम लोग बात करते हैं यहां पर हैलोजेंस की, तो हैलोजेंस की खास बात यह होती है कि हैलोजन इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए एनर्जी को रिलीज करते हैं ताकि वो एक्स माइनस में कन्वर्ट हो जाए। भाई साहब, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए एनर्जी तक रिलीज कर डालते हैं। इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब आप मेरी बात सुनो, धंधा वही अच्छा है जिसमें इनपुट कम से कम हो और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो। आ रहा है समझ में? इनपुट कम से कम और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा। जैसे आपने नारियल के पेड़ से नारियल तोड़े और उसको बेच दिए। अब आपने क्या किया? आपने तोड़ा, तोड़ने में आप लोगों को एनर्जी लगी, पैसा तो नहीं लगा, ठीक है, बट उसको बेचा 40 रुपए 50 रुपए में पर पीस, तो आपने अच्छा खासा कमाया। तो आपका इनपुट बहुत कम है, आउटपुट बहुत अच्छा है। सो आप क्या चाहते हो? आप जरा सोचो, आयनिक बॉन्ड कहां अच्छा बनेगा? जहां पर आउटपुट अच्छा आए। तो बेसिकली यहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो आउटपुट निकल रहा है, जो एनर्जी निकल रही है, वो हाई होनी चाहिए। आ गया समझ में? धंधा वही अच्छा है जहां आउटपुट अच्छा आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा रिलीज होती है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैस के अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैस की पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब क्या है? नोबल गैस को छोड़ के सारे एटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज करते हैं। तो जितनी रिलीज हो उतना ही अच्छा हमारे लिए। तो धंधा वही अच्छा जिसमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होने चाहिए? हाईएस्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो रिलीज होती है। आया समझ में? अब आते हैं लैटिस एंथैल्पी की तरफ। तो लैटिस एंथैल्पी क्या, लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी वो होती है जब आपके पास एक कैटायन दूसरे एनायन को अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, जिसके बाद वो सॉलिड लैटिस सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता है ना कि Na+ अकेला तो रहेगा नहीं, वो Cl- को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन देने के बाद। जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सॉलिड फॉर्म में आते हैं, एक लैटिस फॉर्म करते हैं। समझ में आ गया? इन दैट केस जो एनर्जी रिलीज होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब अगेन, धंधा वही अच्छा जिसमें एनर्जी या फिर पैसा ज्यादा से ज्यादा बाहर आए। समझ में आ गया? जरा सोचो, या आपने गन्ने की मशीन लगाई, आपको अंदर से कम डालना पड़ रहा है, बाहर से ज्यादा, बाहर जो आउटपुट है वो ज्यादा आ रहा है। सो अगर आपका धंधे में इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है तो आपका धंधा अच्छा है। आ गया समझ में? सिंपल सी बात है। तो इन दैट केस इनपुट कम होना चाहिए, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। आउटपुट ज्यादा होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। और साथ में लैटिस एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें बाहर निकलती हैं। समझ में आ गया? जब एक बॉन्ड फॉर्म होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बाहर आती है, आयनाइजेशन सॉरी लैटिस एंथैल्पी भी बाहर आती है, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है देनी पड़ती है। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए सिंपल ट्रिक है कि आयनिक बॉन्ड वही अच्छा जहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है, लैटिस एंथैल्पी हाई है, वहां पर आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की तरफ, फजान रूल। देखो भैया, फजान बड़ा अच्छा आदमी था। उसने एक ऐसा रूल दिया जिसके थ्रू वो ये कहता है, मतलब जो उसने रूल दिया वो तो मैं आपको बताता हूं, बट वो इतना उपयोगी है, इतना यूजफुल है, जिससे आप बहुत सारे छोटे छोटे सवाल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब चीजों पे आप, बॉन्ड लेंथ, बहुत सारी चीजों पे आप ना फजान रूल लगा के आंसर दे सकते हो। तो विल टॉक अबाउट फजान रूल। बेसिकली फजान क्या कहता था? फजान कहता था एक बात जो आप लोगों को सुननी चाहिए। फजान कहता था कि इस पूरी ही दुनिया में, ध्यान से सुनना, फजान ये कहता था कि इस पूरी ही दुनिया में कोई भी चीज भगवान राम नहीं है। मतलब उसको ढंग से बोलो तो मतलब क्या निकलता? कोई भी सतयुग वाला भगवान राम नहीं है, सबके सब, किसी में राम पाया जाएगा तो किसी में रावण भी होगा।
अब उसको, अब ये तो अजीब सी भाषा है, आप कहोगे कि सर ये क्या मतलब है, तो मैं आपको समझाता हूं। फजान ये कहता था कि इस पूरी ही दुनिया में कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड बनाता हो या कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हो। वो कहता है कि आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर होते हैं। इसी को फजान रूल कहा जाता है। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये कहता था मेरे भाइयों, वो कहता था मेरे प्यारे बच्चों, फजान रूल क्या कहता है कि कोई भी चीज है ना, देखो भैया, कोई भी इंसान प्योरली राम नहीं होता, उसमें कोई ना कोई रावण के लक्षण और रावण में राम के लक्षण होते हैं। तो यही वो बात बोलता है। फजान कहता है कि कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर होंगे और कोवेलेंट वाले में कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर होंगे, उसी को फजान रूल कहते हैं। अब इसके बिहाफ पे आप बहुत सारी चीजों के जवाब दे सकते हो। अब सवाल यह है कि किसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, किसमें कोवेलेंट करेक्टर कम है, किसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा है, किसमें आयनिक करेक्टर कम है, वो हमें कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए फजान ने एक रूल दिया। वो कहते हैं कि भैया देखो, इसके लिए सिंपल तरीका है। इसके सिंपल तरीका क्या है, पहचानने का तरीका क्या है? नंबर 1, ध्यान से सुनना। फजान रूल ये कहता है कि भैया ऐसा है, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या होता है कि तुम, ठीक है, तुमने एक आयनिक बॉन्ड बना दिया, आयनिक बॉन्ड में तुमने एक कैटायन को पैदा किया और एक तुमने एनायन को पैदा किया, पर आप ये भी सोचो कि जो कैटायन है बेसिकली वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। जरा ध्यान से समझना। इस कैटायन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इस एनायन को दे दिया, ऑब्वियसली इस एटम को दिया, तब वो एनायन बना। अब वो क्या कहता है कि छोटे साइज की वजह से ये क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। अब इससे होता कुछ यूं है, दिखाई यूं देने लगता है कि यहां पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दिए नहीं है, साझेदारी अभी भी है। और जब भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दिखाई देने लगती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आयनिक करेक्टर के साथ साथ कोवेलेंट करेक्टर आने लगता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। हुआ कुछ यूं था कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था, राजी खुशी, लेकिन इलेक्ट्रॉन देते ही कैटायन छोटा हो गया। छोटा होने के बाद उसने क्या किया, उसकी न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई। तो इस न्यूक्लियस ने क्या किया, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। तो बेसिकली एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो पोलराइज हो गया। पोलराइज मतलब समझते हो, वो ऐसा दिखने लगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ऐसा दिखने लग गया कि इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए हैं। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कहां होती है, कोवेलेंट बॉन्ड में। तो वो कहता है कि कोई भी आयनिक बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होते हैं। अब वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कैटायन की साइज पे, वो डिपेंड करता है एनायन की साइज पे, और वो डिपेंड करता है कैटायन और एनायन के ऊपर चार्ज पे। समझ में आता है? वो ये सिंपल सी बात बोलता है, समझ में आ गया? वो ऐसा लगेगा दिखने को तो इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, लेकिन वो कंप्लीटली दिए नहीं है। कैटायन उनको खींच रहा है, खींचने की वजह से वो बीच में आ गए हैं, बीच में आने की वजह से वो शेयरिंग के जैसे लगने लगते हैं। तो हर एक आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनना। फजान ये कहता है कि भैया कैटायन जितना छोटा होगा, कैटायन जितना छोटा होगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उस कंपाउंड में उतने ही ज्यादा होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी वो उतने क्या करेगा, एनायन को पोलराइज करने की कोशिश करेगा। तो कैटायन के केस में पोलराइजिंग पावर देखी जाती है, पोलराइजिंग पावर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं ये कहता हूं कि कोवेलेंट कैरेक्टर बेसिकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज, नहीं, हाँ साइज लिखा मैंने, साइज ऑफ कैटायन। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया सबको समझ में? कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। आ गया समझ में? तो यहां पर अगर कोई पूछे कि बताओ किसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की, तो लिथियम की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसकी साइज सबसे छोटी होती है। जिसकी साइज सबसे छोटी है उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। तो यहां पर जो लिथियम कंपाउंड बनाता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, और जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। इंटरेस्टिंगली, समझ में आ गया? तो स्मॉलर द कैटायन साइज, मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, लेसर विल बी द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? अब आते हैं और किस पे डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है एनायन की साइज पे। भाई साहब, एनायन की साइज बेसिकली उसको हम लोग डिनोट करते हैं पोलराइजिबिलिटी से। मेरी बात ध्यान से सुनना। एनायन की साइज देखो, एक एनायन ये है, मान लो कि एक ये एनायन है, ठीक है? एक मान लेते हैं हमारे पास ये एनायन है। तो देखो भैया, एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी,
वो उतना ही ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से दूर होगा और पोलराइज होगा। आप सोचो ना, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये कड़े को बाहर खींचना आसान है, या इस कड़े से थोड़ा सा बड़ा सा कुछ आ जाए और बड़ा साइज का तो उसको खींचना आसान है? तो जो साइज जिसकी बड़ी होगी उसको खींचना आसान होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तो तुम खुद भी फील कर सकते हो, छोटा सा कड़ा है, इसको खींचना आसान नहीं है, बट एक बड़ी सी रिंग होगी उसको खींचना आसान होगा। तो एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, polarizability is actually directly proportional to size of anion। anion का साइज जितना बड़ा होगा, पोलराइजिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी और कोवलेंट करेक्टर भी उतना ज्यादा होगा। सो बेसिकली कोवलेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिबिलिटी एंड पोलराइजिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। तो एनायन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, अगर आप कोवलेंट करेक्टर ज्यादा दिखाना चाहते हो तो। मतलब एनायन का साइज बड़ा तो कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होती है, एनायन आसानी से पोलराइज हो जाएगा। दैट्स इट। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि किस एनायन की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, तो आयोडीन की, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है। सो आयोडीन की पोलराइजिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, और फिर फ्लोरीन आयन की। सबको समझ में आ गया? अब अगली चीज क्या है? अगला चीज है ग्रेटर चार्ज ऑन कैटायन। भैया सीधी सी बात है, कैटायन पे जितना चार्ज ज्यादा होगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जरा समझो भाई, आप मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास है ना एक एनायन है, आप मुझे बताओ कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को Na+ तेजी से खींचेगा या Al+3? तो इस पे प्लस का 3 चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और उसका कोवलेंट करेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप कोवलेंट करेक्टर के बारे में पता कर सकते हो। अगर जो कोई कंपाउंड कोवलेंट होता है उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है एज कंपेयर टू आयनिक, क्योंकि आयनिक वाले की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। तो इस तरह से आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड लाइन, तो बहुत सारी चीजों का आंसर आप फजान रूल से कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत बढ़िया। और फिर क्या होता है? ग्रेटर द चार्ज ऑन एनायन। तो भैया देखो, एनायन का भी चार्ज जितना ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। एनायन, जरा आप सोचो, एक एनायन है हमारे पास जिसके ऊपर -1 चार्ज है, और एक एनायन है हमारे पास जिसके ऊपर -2 चार्ज है। आपको ये तो पता होगा ना कि साइज बढ़ने लगता है जब नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है, साइज इंक्रीज होता है एनायन का जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगता है, शेल में जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। तो इसका मतलब जितना जितना चार्ज एनायन पे ज्यादा होगा उसकी साइज भी उतनी बड़ी होगी, और उसकी पोलराइजेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि C-4, N-3, O-2 और F- में पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो बोलेंगे C-4 की। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, उसकी साइज बड़ी होगी और उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। तो C-4 की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, N-3 की कम होगी, O-2 की और कम होगी, तो F- की सबसे कम होगी। समझ में आया? इस तरह से आप फजान रूल को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक और फैक्टर है जिसपे से सब ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दैट कोवेलेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। समझ में आ गया? जितना पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन। अगर किसी एटम के पास स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, अब आप कहोगे कि ये क्या है? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन तो आप जानते हो, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जो कि इनर्ट गैस के पास होता है, जिसमें आप लोगों को जो S सबशेल है और P सबशेल है वो पूरे भरे हुए दिखते हैं, उसको इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन कहता है। बट व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडो? स्यूडो कैसा होता है मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल लेके। सपोज करो कि आपके पास है ना, एक तो आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2P6, ठीक है? ये किसका होता है? ये बेसिकली होता है S2P6। NH2NP6 किसका होता है? NH2NP6 होता है बेटा इनर्ट गैसेस का, ये तो जानते हो। समझ में आ गया? NH2NP, अगर आप नियोन की बात करो तो 2s2 2p6। समझ में आ गया? अगर आप नियोन के बाद हीलियम नियोन ऑर्गन की बात करो तो 3s2 3p6। तो इसको बोलते हैं इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। और एक होता है ये वाला, जरा आप चेक करो, S2, S में 2 पूरे हैं,
पी में 6 पूरे हैं, लेकिन आपके पास डी के अंदर भी 10 होंगे, डी भी पूरा भरा हुआ है, पी भी पूरा भरा हुआ है और एस भी पूरा भरा हुआ है। इसको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। आ गया समझ में? इसको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो जिसके पास स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होती है और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं आपको बताऊं मैं किसकी बात कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं बात कर रहा हूं इसकी। अगर हम लोग बात करें Na प्लस एंड Cu प्लस की, तो अगर मैं कोई पूछे आपसे कि बताओ Na प्लस और Cu प्लस ये जो दो कैटायन है, Na प्लस और Cu प्लस ये जो दो कैटायन है, उनमें किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? मतलब ये सवाल ऐसा पूछा जाता है कि NaCl और CuCl के अंदर NaCl एंड CuCl इनका कंपैरिजन अगर करें तो बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर वाला कंपाउंड कौन सा है? तो आप बोलोगे CuCl। ऐसा क्यों? क्योंकि Cu प्लस में आपको स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। Cu प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? यही होता है S2P6D10। निकाल के देख लो, समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या S0 भी हो सकता है, मतलब बेसिकली उसमें D पूरा P पूरा भरा हुआ है। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड बोलते हैं, और उनकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अगर सोडियम से कंपैरिजन कर रहे हो तो। NaCl और CuCl की बात करें तो CuCl में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि उसमें स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। D10 D भी पूरे भरे हुए होते हैं। ठीक है, चलिए, वाओ अमेजिंग। तो एक पोर्शन खत्म हो गया हमारा। ये जो ददलानी साहब है वो भी तालियां बजा रहे हैं। अब हम चलते हैं और आगे। अब हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी को। देखो वेस्पर थ्योरी, ठीक है, ये होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहता है, और बेसिकली अगर आप वेस्पर थ्योरी को पढ़ोगे ना तो वेस्पर थ्योरी आप लोगों को ज्योमेट्री के बारे में बताती है। ठीक है, ज्योमेट्री के बारे में बताती है, और बेसिकली इसमें आप लोग हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट को भी प्लस करके पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट वेस्पर थ्योरी ऐसी थ्योरी है जो ये कहती है भैया देखो ऐसा है, होता कुछ यूं है कि जो लोन पेयर, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर है तो लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। फिर लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, यहां से एंगल और ज्योमेट्री काउंट होती है, और लास्ट में बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर आपस में रिपेल करते हैं। तो ये कहता है कि इस हिसाब से आप ज्योमेट्री बना सकते हो। यहां पर लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है। इस हिसाब से अगर आप देखोगे, ठीक है, ये रिपल्शन का ऑर्डर है। इस हिसाब से देखोगे तो आप क्या कर सकते हो, पूरी पूरी किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और उसकी शेप का पता कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझना। आपको बस क्या करना होता है, आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर और या लोन पेयर उनको आपको 3D में अरेंज करना है, और ऐसे अरेंज करना है कि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो। उनमें क्या हो? उनमें रिपल्शन मिनिमम हो। यही कहती है वेस्पर थ्योरी। तो चलो मैं आपको बताता हूं। वेस्पर थ्योरी के हिसाब से आपको इतने तरह के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। पहला होता है AB2। AB2 का मतलब उसमें एक सेंट्रल एटम है और दो एक्स्ट्रा एटम है, बॉन्ड बना रहे हैं जो। या फिर होता है AB3 टाइप के, मतलब एक सेंट्रल एटम और 3 एटम उसके साथ अटैच है, और उसमें कॉन्फ़िगरेशन ये भी हो सकता है एक सेंट्रल एटम है, 2 एटम अटैच है और एक लोन पेयर है। ठीक है, और उनको आपको अरेंज करना है ज्योमेट्री में। ठीक है, 3D में अरेंज करना है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंट्रल एटम और उसके साथ एक सेंट्रल एटम और 4 एटम उसके साथ अटैच हो। ऐसा भी हो सकता है एक सेंट्रल एटम उसके साथ 3 एटम अटैच हो और एक लोन पेयर हो। ऐसा भी हो सकता है एक सेंट्रल एटम हो, 2 एटम अटैच हो, 2 लोन पेयर हो। एग्जांपल देखेंगे अपन। ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ 5 एटम अटैच हो। ऐसा भी हो सकता है 4 एटम अटैच हो और एक लोन पेयर हो। ऐसा भी हो सकता है 3 एटम अटैच हो, 2 लोन पेयर हो। और ऐसा भी हो सकता है 2 एटम अटैच हो, 3 लोन पेयर हो। ऐसा भी हो सकता है कि 6 एटम अटैच हो। ऐसा भी हो सकता है कि 5 एटम अटैच हो और एक लोन पेयर हो। ऐसा भी हो सकता है 4 एटम अटैच हो, 2 लोन पेयर हो। और ऐसा भी हो सकता है 7 एटम अटैच हो। मतलब इस तरह के मॉलिक्यूल देखने को मिले हैं। तो चलो अपन एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ऐसे मॉलिक्यूल को देखते हैं जहां पर एक सेंट्रल एटम होता है और उसके साथ 2 एटम अटैच होते हैं। जैसे कि CO2 को ध्यान से देखो। CO2 में एक सेंट्रल एटम है कार्बन और उसके साथ 2 ही एटम अटैच है, जैसे कि ऑक्सीजन आप लोग देख पा रहे हो। तो यहां पर बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, लेकिन लोन पेयर तो 0 है। इस हिसाब से आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने पहले भी बताया था कि जहां पर लोन पेयर 0 होते हैं वहां पर ज्योमेट्री और शेप सेम होती है। ज्योमेट्री और शेप क्या होती है? सेम होती है। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो।
जहां पर लोन पेयर जीरो होते हैं वहां पर ज्योमेट्री और शेप सेम होती है। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर आपके पास दे रखा है ज्योमेट्री भी इसकी लीनियर है और शेप भी इसकी लीनियर है। मैं आपको सिर्फ इतना बोलता हूं कि आपके पास एक सेंट्रल एटम है और उसके साथ आपके पास दो एटम अटैच है, तो आप इनको कैसे अरेंज करोगे ताकि इनमें रिपल्शन मिनिमम हो? तो तरीका होता है लीनियर, लीनियरली डाल दो, मिनिमम रिपल्शन देखने को मिलेगा आपको। दिमाग लगाओ ना, और तो कोई तरीका ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि CO2। अब वो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक सेंट्रल एटम और तीन तीन एटम आपको अटैच करने हैं, तो इसको अरेंज करने का तरीका क्या है? आप सेंट्रल एटम लो और उसको क्या करो, ट्राइंगल में एक दूसरे के साथ 120 डिग्री की दूरी पर रख दो। यही तरीका। और अच्छा तरीका क्या हो सकता है? इससे अच्छा तरीका तो नहीं हो सकता कि 120 डिग्री की दूरी पर इन तीनों को अरेंज कर दो। देखो एंगल, ये मैक्सिमम एंगल है तीन लोगों के बीच में, ठीक है, जहां पर रिपल्शन आप लोगों को मिनिमम मिलेगा। इससे अलावा तो दूरियां बना नहीं सकते हो। तो बॉन्ड पेयर यहां 3 है, लोन पेयर 0 है, तो इसका मतलब ज्योमेट्री और शेप तो सेम होगी। क्या ज्योमेट्री निकल के आई? ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। प्लेन के अंदर आप एक ट्रायंगल बना के इनको अरेंज कर दो, शेप भी इनकी सेम ही है। एग्जांपल के तौर पे BF3 इज द एग्जांपल। ठीक है, एक और एग्जांपल लो। मान लो आपके पास है ना एक सेंट्रल एटम है लेकिन उसके साथ दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। पहली बार आप लोगों को लोन पेयर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको लोन पेयर देखने को मिला तो ये कंफर्म है कि उसकी ज्योमेट्री और शेप सेम नहीं होगी, क्योंकि ज्योमेट्री में आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को काउंट करते हो, लेकिन शेप में कभी भी आप लोन पेयर को काउंट नहीं करते। शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होता। तो इस हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो यहां पर बॉन्ड पेयर दो है और लोन पेयर एक है। ज्योमेट्री शेप के साथ मैच नहीं करेगी, लेकिन ज्योमेट्री क्या होगी? क्योंकि ज्योमेट्री को तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को देखना है। वो कहता है भैया मैं तो बॉन्ड पेयर भी मेरा बच्चा है, लोन पेयर भी मेरा बच्चा है, मैंने को तो सबके लिए घर बनाना है। इस हिसाब से तीन के लिए वो घर बनाएगा। तीन के लिए घर बनाएगा तो वो तरीका क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन शेप कहता है मेरे को लोन पेयर से मतलब नहीं है, मेरे को तो बॉन्ड पेयर से मतलब है। लेकिन लोन पेयर की एग्जिस्टेंस की वजह से वहां पर रिपल्शन शुरू हो जाता है। यहां पर लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से, होना तो यूं सीधा चाहिए था, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से वो बेंड हो जाता है। समझ में आ गया? बेंड हो जाता है, बेंड। तो यहां पर एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? बेंट स्ट्रक्चर निकल के आती है, बिकॉज यहां पर लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन चालू हो गया। देयर इज अ रिपल्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास है ना एक एटम, उसके साथ चार चार एटम अटैच है। चार एटम अटैच है तो इनको कैसे अरेंज करोगे ज्योमेट्री में? टेट्राहेड्रली। टेट्राहेड्रल कैसे होता है? 3D स्ट्रक्चर होती है। आपने पिरामिड देखे? पिरामिड कैसे होता है? पिरामिड कुछ यूं होते हैं, पिरामिड देखे ना बने हुए, तो पिरामिड के जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है इनकी। टेट्राहेड्रल के अंदर एक सेंट्रल एटम है और उसके साथ चार चार एटम अटैच किए हैं। अब आप देखो, चार बॉन्ड पेयर है लेकिन लोन पेयर तो अभी भी 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ज्योमेट्री और शेप सेम होगी। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जैसे कि CH4 एंड CCl4 आदि एग्जांपल, मीथेन और CCl4 आदि एग्जांपल। अगर हम लोग बात करें कि यहां पर मान लो तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो जैसे ही लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो गया, इसका मतलब ज्योमेट्री शेप के जैसी नहीं होगी। शेप अलग होगी, ज्योमेट्री अलग होगी। अब ज्योमेट्री पार्शियलिटी नहीं करता। ज्योमेट्री कहता है मेरे लिए सारे बच्चे सेम है, तो क्या करेगा? उसकी अभी तो वो क्या बनाएगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो चारों के लिए अरेंज करना है उसको, तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। लेकिन शेप चेंज हो जाएगी। शेप कहती है कि भैया ऐसा है, मेरी बात सुनो, मेरे को सिर्फ किससे मतलब है? बॉन्ड पेयर से मतलब है, मुझे लोन पेयर से मतलब नहीं है। इन दैट केस आपको क्या करना है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में देखो, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है ये वाली, उसमें ऊपर की तरफ आपको लोन पेयर लगाने हैं और फिर यहां पर आप लोगों को बॉन्ड पेयर लगाने हैं। तो दिखेगा आपको कैसा? पिरामिड के जैसा, ट्राइगोनल पिरामिड के जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। सबको समझ में आ गया? ट्राइगोनल पिरामिड के जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। और यहां पर एग्जांपल के तौर पे आप अमोनिया ले सकते हो। एंगल भी कम हो जाएगा क्योंकि यहां पर लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन चालू हो गया, तो एंगल रिड्यूस होकर कम हो गया। टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है? टेट्राहेड्रल में एंगल होता है 109 डिग्री, 109.5 डिग्री का, या फिर इसको बोलते हैं 109 डिग्री 28 मिनट का। 28 मिनट को जब आप चेंज करते हो तो 5 डिग्री, 0.5 डिग्री निकल के आता है। सो इस तरह से आप लोग इन चीजों को याद करते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मान लो आपके पास दो बॉन्ड पेयर और दो ही लोन पेयर है, तो देखो ज्योमेट्री शेप के बराबर नहीं होगी, लेकिन ज्योमेट्री को दोनों चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो अभी भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन अगर हम लोग यहां पर बात करें शेप की, तो शेप को मतलब होता है बॉन्ड पेयर से। तो इन दैट केस यहां पर स्ट्रक्चर निकल के आएगा बेंट। आप खुद से सोचो टेट्राहेड्रल को कैसे अरेंज करते हो? ऐसे ही तो होता है टेट्राहेड्रल, जिसमें से दो जगह पे आपने लोन पेयर लगा रखे हैं। लोन पेयर को तो हम लोग काउंट ही नहीं करते शेप में, तो बॉन्ड पेयर को काउंट करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाला। ये क्या है? ये बेंट
स्ट्रक्चर है, बेंट टाइप का स्ट्रक्चर है। एग्जांपल के तौर पे H2O। समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि मान लो आपके पास एक एटम और उसके साथ 5 एटम अटैच है, लोन पेयर तो 0 है, इसका मतलब ज्योमेट्री और शेप सेम होगी। समझ में आ गया? कैसे अरेंज करोगे 5 लोगों को? तो आप ट्राइंगल में 3 लोग अरेंज कर दो और एक ऊपर कर दो, एक नीचे कर दो, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं। एक पिरामिड नीचे, एक पिरामिड ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप भी वही होगी क्योंकि यहां पर लोन पेयर 0 है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एग्जाम्पल के तौर पर PCl5। एग्जाम्पल समझ में आया? अब मान लो कि इसी में अपन चेंज कर दे, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। लोन पेयर इंट्रोड्यूस होते ही शेप ज्योमेट्री से अलग हो जाएगी, लेकिन ज्योमेट्री तो वही रहेगी। 5 लोगों के लिए ज्योमेट्री अरेंज करनी है, ज्योमेट्री अभी भी वही रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन शेप चेंज हो जाएगी क्योंकि इसमें एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो गया। इन दैट केस आप लोगों को सीसो शेप दिखेगी। सीसो का मतलब क्या है? मतलब ये कि ये ट्राइंगल है और यहां पर एक ऊपर और एक नीचे एटम जोड़ना था, लेकिन यहां पर आप लोगों ने क्या किया? यहां पर एक लोन पेयर को अरेंज कर दिया, एक लोन पेयर को अरेंज कर दिया। तो आपको सीसो के जैसे, समुद्री घोड़े के जैसे स्ट्रक्चर दिखने को लगती है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के तौर पे SF4। तो अगर कोई पूछे कि सीसो स्ट्रक्चर कब आती है, सीसो स्ट्रक्चर तब आती है जब आपके पास बॉन्ड पेयर 4 हो लेकिन लोन पेयर कितने हो? लोन पेयर सिर्फ 1 हो। 4 and 1 के कॉम्बिनेशन में आप लोगों को सीसो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब मान लो आपके पास है ना 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। इन दैट के स्ट्रक्चर जो होगी वो टी शेप होगी। शेप टी शेप होगी। जरा आप चेक करो, शेप यहां पर टी शेप होगी, लेकिन ज्योमेट्री अभी भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही है, क्योंकि ज्योमेट्री को दोनों का ख्याल रखना होता है। समझ में आ गया? लेकिन शेप को सिर्फ बॉन्ड पेयर का ख्याल रखना है, वो है 3 और वो होती टी शेप। अब आगे चलते हैं। मान लो आपके पास बॉन्ड पेयर 2 है लेकिन लोन पेयर 3 है। इन दैट केस अगेन ज्योमेट्री तो सेम ही होगी। 5 लोगों के लिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन शेप चेंज हो जाएगी। शेप कैसी होगी? यहां पर सिर्फ बॉन्ड पेयर को ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऐसा ही तो होगा कि मान लो इसे एग्जांपल दे रखा है XeF2। इसके पास यहां पर 3 आप लोगों को लोन पेयर दिखेंगे, लेकिन बॉन्ड पेयर तो 2 ही है। तो लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। Xe यहां लगाओगे, Fe ऊपर लगाओगे, Fe नीचे लगाओगे, तो शेप यहां पर लीनियर देखने को मिलेगी। समझ में आया? अब हम बात करते हैं AbF6। यहां पर 6 आपके पास बॉन्ड पेयर है लेकिन लोन पेयर 0 है। इसका मतलब यहां ज्योमेट्री और शेप सेम होगी और 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनती। कैसे बनाओगे? तो अब 4 तो ऐसे लगा दो, 4 एक स्क्वायर में लगा दो, ठीक है। एक पिरामिड ऊपर लगाओ, एक पिरामिड नीचे। तो इसको देखो, ये जो स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है ना, इसी को ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। बेसिकली इसका नाम है ऑक्टा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रॉन के जैसे दिखता है वो, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है और शेप भी ऑक्टाहेड्रल है। एग्जांपल के तौर पे SF6। सबको समझ में आया? अब इसमें एग्जांपल और भी ले सकते हो। मान लो आपके पास 5 ही बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। क्योंकि लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो गया तो इसका मतलब यहां पर शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी तक ज्योमेट्री तो सेम ही है ऑक्टाहेड्रल। शेप चेंज होके क्या हो जाएगा? देखो आप कैसे अरेंज करोगे 5 लोगों को। 4 लोगों को तो आप स्क्वायर में लगा दो, एक को ऊपर लगाओगे तो क्या बोलोगे? स्क्वायर पिरामिडल। समझ में आया? ये 4 लोगों को तो आपने स्क्वायर में लगा दिया ऐसे, और एक को ऊपर लगाया तो बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। ये शेप होगी, तो शेप क्या हो गई? स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन ज्योमेट्री अभी भी कितनी है? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि उनको तो लोन पेयर का भी ध्यान रखना होता है। अब हम बात करते हैं कि मान लो आपके पास है ना 4 बॉन्ड पेयर है लेकिन लोन पेयर 2 है। इन दैट केस आप ऐसे करोगे अरेंज, लोन पेयर को एक ऊपर डाल दो और एक नीचे डाल दो, और बाकी जो है आपको स्क्वायर में दिखने लगेगी। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। तो जो शेप होगी वो स्क्वायर प्लेनर, लेकिन ज्योमेट्री अभी भी क्या है? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इनको दोनों का ख्याल रखना होता है। अब हम बात करते हैं, आपके पास मान लो एक सेंट्रल एटम और 7 उसके साथ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है। इन दैट के ज्योमेट्री और शेप सेम है। 7 लोगों को अरेंज कैसे करोगे? तो आप 7 में से 5 लोगों को तो पेंटागोनल में अरेंज कर दो। ये पेंटागोनल है, और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री और शेप सेम होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं भैया, क्या बात है, ऑसम। तो हमारा वेस्पर थ्योरी खत्म हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट VBT थ्योरी, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे VBT थ्योरी। तो कॉपी पेन लेके बैठना, देखो मजा तभी आएगा जब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो नाउ विल टॉक अबाउट VBT। VBT होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअली यहां पर सिग्मा और पाई बॉन्ड को बनते हुए दिखाती है। ये बताती है कि कब सिग्मा बॉन्ड बनेगा और कब पाई बॉन्ड बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी उसको वैलेंस बॉन्ड कहते हैं। यहां पर ये कहते हैं कि जो एटम के वैलेंस बॉन्ड है वो आपस में ओवरलैप करते हैं अलग अलग तरीके से।
अगर वो हेड ऑन यहां हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन अगर वो लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप इस तरह से पकड़ोगे तो मजबूती होगी सिग्मा बॉन्ड, अगर आप इस तरह से किसी को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो इतनी मजबूती नहीं होगी, उसको पाई बॉन्ड कहते हैं। तो साइड टू साइड ओवरलैपिंग को पाई बॉन्ड कहते हैं और हेड टू हेड ओवरलैपिंग को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, इसी को वीबीटी कहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड एक्चुअली हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। कैसे बनता है? हेड टू हेड, उसका एक का हेड और दूसरे का हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। जैसे कि अगर मान लो हाइड्रोजन का एस सबशेल दूसरे हाइड्रोजन के एस सबशेल के साथ ओवरलैपिंग करता है, तो इन दैट केस ये ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बन रहा है उसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। समझ में आ गया? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अगर कोई पूछे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, कुछ नहीं है, एस सबशेल दूसरे एस सबशेल के ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यहां पर बॉन्ड की मजबूती बहुत होती है क्योंकि वहां पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। वैसे भी सर्किल में कोई हेड नहीं होता। समझ में आता है? तो इस तरह की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बनता है? देखो भैया, सिग्मा बॉन्ड बनता है जब आपके पास एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है, जैसे हाइड्रोजन के केस में होता है। तो जब भी एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अच्छा, इसके अलावा वो कहां बनता है? जब एक एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है तो भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल होगा, फ्लोरीन लिया तो फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल होगा। जब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तब यहां पर सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। जब भी एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ यहां पर बॉन्डिंग ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसके अलावा पीपी भी आपस में सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं जब वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। एक आया पी, दूसरा आया पी, दोनों ने एक दूसरे को मोहब्बत कर ली, पकड़ लिया, हेड ऑन ओवरलैपिंग से यहां पर क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड आप एसएस से बना सकते हो, एसपी से बना सकते हो, पीपी से भी बना सकते हो। तो सवाल है कि पाई बॉन्ड कब बनता है? मेरी बात आप ध्यान से सुनना। अगर मैं पी सबशेल की बात करूं तो उसके अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक तो होता है पी एक्स, दूसरा होता है पी वाई और तीसरा होता है पी जेड। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो, कैसे अरेंज करोगे इनको? अगर ये पी एक्स है, मान लो दिस इज पी एक्स, ठीक है, तो पी एक्स और पी वाई, जो पी वाई होता है वो पी एक्स से 90 डिग्री एंगल पर होता है, तो ये मान लो पी वाई है। ध्यान से समझना, ये पी वाई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये पी एक्स है तो उसके 90 डिग्री एंगल पे पी वाई होगा, तो मैंने पी वाई बना दिया। ऐसे ही करके दूसरे एटम के पी एक्स और पी वाई को अरेंज करो। मान लो कि दूसरे एटम का पी वाई है तो उसका पी एक्स कहां होगा? ये रहा। अब आप इन दोनों को पास लेके आओ, ये रहा दूसरे एटम का पी वाई है और ये दूसरे एटम का पी एक्स। अब आप इनको पास लेके आओ। देखो पी वाई एक दूसरे के साथ हेड हेड ओवरलैपिंग करेंगे, पी वाई एक दूसरे के साथ हेड हेड ओवरलैपिंग करेंगे, क्योंकि वो जब पास आएंगे तो उसी डायरेक्शन में आएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, पी वाई एक दूसरे के साथ हेड हेड ओवरलैपिंग करेंगे, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल एकदम कौन सा वाला? हेड टू हेड ओवरलैपिंग मजबूती देंगे। लेकिन क्या पीएक्स भी उस टाइम पे हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे? नहीं, क्योंकि पीएक्स तो ऐसे आ रहा है, पीवाई ऐसे आ रहा है, पीएक्स तो ऐसे आ रहा है। अब कई लोग कहेंगे सर आप वो वाला गाने पे डांस क्यों नहीं कर लेते हो? बोले चूड़ियां वैसे तो होता है खन 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 के चूड़ियां। तो बेसिकली ऐसा है कि देखो पीवाई अगर ऐसे आ रहा है तो पीएक्स ऐसे आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली पीएक्स क्या करे, अगर पीवाई ने सिग्मा बॉन्ड बनाया है तो ये पक्का है कि पीएक्स कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। कोई चारा ही नहीं है मेरे भाइयों। समझ में आ गया? अगर एक पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो दूसरा पी ऑर्बिटल पाई ही बनाएगा, सिग्मा कभी नहीं बना सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो पाई बॉन्ड कब बनता है? जब दो पी ऑर्बिटल, जब एक पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बना लेते हैं तो बाकी दोनों पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड ही बनाएंगे। कोई चारा नहीं है, वो ऐसे ही करेंगे। बोले चूड़ियां खनखन चूड़ियां, जो भी होता है चिट्टियां कलाइयां वे। ये ना गाना जो चिट्टियां कलाइयां, सच बता रहा हूं, ये गाना जो है मतलब एक फ्लॉपेस्ट मूवी रॉय, उससे ये गाना आया था। ये गाना बड़ा फेमस हो गया था और ये ऐसी हालत थी कि कोई जितने भी जो एफएम रेडियो वाले होते हैं ना, सारे के सारे एफएम रेडियो वाले इसी गाने को बजाते रहते थे। बस कोई भी चालू कर लो, है एफएम मिर्ची चालू किया, चिट्टियां कलाइयां वे, एफएम रेडियो चालू किया, चिट्टियां कलाइयां वे, और वो जो है कौन सा वाला एफएम रेड एफएम चालू किया, चिट्टियां कलाइयां वे। मतलब ऐसा लग रहा था सारे इसी गाने के पीछे पड़े हैं, चिट्टियां कलाइयां चिट्टियां कलाइयां। इसको देख के हमारी कलाइयां चिट्टियां हो गई हैं। चिट्टियां समझते हो क्या होता है? कई लोगों को पता नहीं चिट्टियां क्या होती है। चिट्टियां का मतलब होता है व्हाइट। वो बोलती है बीच में, वो जो कनिका कपूर, क्या कहती है? चिट्टियां कलाइयां वे ओ मेरी व्हाइट कलाइयां। व्हाइट मतलब चिट्टियां, पंजाबी में व्हाइट को चिट्टियां बोलते हैं। समझ में आ गया?
तो बेसिकली यहां पर चिटियां कलाइयां जब आप करोगे ना तो पाई बॉन्ड बनेगा, समझ में आता है, और जब आप हैंडशेक करोगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो दिस इज हाउ सिग्मा एंड पाई रिलेट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं हाइब्रिडेशन के ऊपर। देखो बच्चों, तो हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट है ना बड़ा स्पेशल है। हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। तो ये कहता है कि देखो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, आपको पता है दो दो कुत्ते की नस्लें हैं, उनको हाइब्रिड कर सकते हो। मान लो एक कुत्ता बहुत ही क्यूट दिखता है, वन डॉग इज वेरी क्यूट एंड द अदर डॉग इज वेरी फास्ट। तो ये तो दो कुत्तों की प्रॉपर्टी हो गई। अब आपको चाहिए क्यूट एंड फास्ट बोथ इन वन डॉग। तो आप क्या करो, इनको आपस में क्या करा दो, रिप्रोडक्शन। क्यूट कुत्ते का फास्ट कुत्ते के साथ रिप्रोडक्शन कराओगे तो एक नया ब्रीड पैदा होगा। समझ में आ गया, वो नया ब्रीड क्यूट भी होगा और फास्ट भी होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो कहलाएगा फास्ट क्यूट हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑफ डॉग, जो क्यूट भी है और फास्ट भी है। सो इस तरह से आप लोग क्या करते हो, बेसिकली यहां पर आप अलग अलग ऑर्बिटल को लेके क्या करते हो, उनकी दोनों की प्रॉपर्टी को मिक्स करके आप ऑर्बिटल बनाते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आप क्या करते हो, मान लो कुछ प्रॉपर्टी एस में पाई जाती है, कुछ प्रॉपर्टी पी में पाई जाती है, आप इन दोनों को मिक्स कर दो और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दो, जिसमें s की प्रॉपर्टी भी होगी और p की प्रॉपर्टी भी होगी। इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसी प्रोसेस को कहते हैं जब आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करते हो। समझ में आ गया, एक जैसे जिनकी एनर्जी सेम होगी। जब हाइब्रिडेशन होता है तो जो भी ऑर्बिटल पैदा होते हैं उनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। तो आप लोग याद रखो, हाइब्रिडेशन से आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हो, हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हो। उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की खास बात ये होती है कि उनकी जो एनर्जी होती है सबकी और शेप होती है सबकी वो सेम होती है। समझ में आ गया? चलिए, अब यहां पर होता कुछ यूं है कि मान लो आपने ना एक s ऑर्बिटल लिया और एक p ऑर्बिटल लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो आपको दो ऑर्बिटल मिल गए जिनकी शेप और जिनकी एनर्जी सेम होती है, इनको टू। अब मजे की बात है, यहां पर देखो दो डालोगे तो दो ही बाहर निकलेंगे। समझ में आ गया? आपने एक s का डाला, एक p का डाला, तो आपने दो डाले तो दो ही बाहर निकलेंगे। यहां पर बिल्कुल सीधी सी बात है, चार डालोगे तो चार बार निकलेंगे, दो डालोगे दो बार निकलेंगे, तीन डालोगे तीन बार निकलेंगे। समझ में आ गया? अब आप देखो यहां तरीका क्या होता है। मान लो आपने ना एक डाला s का, एक डाला p का, तो आपके पास है ना दो sp ऑर्बिटल मिलेंगे। इन्हीं के ये इनके माता पिता ही हो गए। एक डाला s का, एक डाला p का, तो आपके पास दो sp ऑर्बिटल बच्चों के तौर पे मिलेंगे। आ गया समझ में? आपने मान लो एक डाला s का, एक डाला px वाला, एक डाला py वाला, तो तीन डाले हैं आपने, पास तीन मिलेंगे। तीन कौन से मिलेंगे? sp3, ओ सॉरी sp2, sp2, sp2। इस तरह से वो पार्शियलिटी नहीं करते, आप जितना अंदर डालोगे उतना ही बाहर निकलेगा। समझ में आ गया? आपने एक s का डाला, दो p के डाले, तो sp2 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 करके तीन बाहर निकलेंगे। इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया? जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिनकी शेप भी सेम होती है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इफ यू वांट टू कैलकुलेट हाइब्रिडेशन, मेन चीज ये, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब ठीक है था, वो बात अलग है, लेकिन सवाल ये कि किस तरह से हम लोग इजीली हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो होता कुछ यूं है कि ना अलग अलग बुक्स ना बड़े बड़े फॉर्मूले लिखती है, जो इतना गंदा लगता है, माय गॉड कौन पढ़ेगा इनको, फर्जी फॉर्मूले। तो मैं आपको आसान फॉर्मूला बताता हूं, क्योंकि देखो यहां पर है ना आसान काम होना चाहिए। जब मैंने हाइब्रिडेशन के ऑर्बिटल के हाइब्रिडेशन के फॉर्मूले को पढ़ा था ना, मुझे लगा था पहली बार जो मेरे टीचर ने पढ़ाया था, कल क्या है यार ये, कौन याद करेगा, हाफ प्लस दिस, मेरे को आज तक याद नहीं हुआ। मैंने कहा फर्जी है, मैं अपना बनाऊंगा। तो अपना बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा तरीका खोजा। क्या था? दैट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले तो हाइब्रिडेशन निकलता है किसी भी मॉलिक्यूल में एक एटम का। अब आपको चेक करना होता है कि वो जो एटम है वो कितने एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वो जो एटम है वो कितने एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि नंबर ऑफ एटम अटैच्ड। दूसरा आपको चेक करना होता है बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास कितने लोन पेयर बचे हैं। बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास कितने लोन पेयर बचे हैं। तो हाइब्रिडेशन का जो शॉर्ट फॉर्म हो गया, जो शॉर्ट फॉर्मूला हो गया, जो बुक्स में नहीं मिलता, सिर्फ इतना देखना होता है, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड प्लस लोन पेयर, ए प्लस एलपी, नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस लोन पेयर। ये हाइब्रिडेशन निकालने का सिंपल तरीका है, कोई हाफ लेने की जरूरत नहीं है, कोई फर्जी लेने की जरूरत नहीं है, गया भाड़ में।
चलो तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं। अगर मान लो कि दोनों की कैलकुलेशन यानी कि नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस लोन पेयर निकाल के भी बताऊंगा, डोंट वरी, ये आता है 2, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी sp, क्योंकि एक s का यूज किया एक p का। ये आता है 3, तो ये हाइब्रिडेशन क्या होगी, एक s 2p यानी कि sp2। अगर ये आता है 4 तो होगी sp3। अगर ये आता है 5 तो sp3d। अगर ये आता है 6 तो आ गया sp3d2। अगर ये आता है 7 तो होगा sp3d3। चलो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं जिससे आपको ज्यादा तसल्ली होगी। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन अलग अलग एग्जांपल लेते हैं। चलो तो आपको मैं निकाल के दिखाता हूं, है ना, जिससे आपको ज्यादा तसल्ली होगी। जैसे मान लो कि आपके पास सिंपल एग्जांपल दिया है CO2। अब आप मुझे एक बात बताओ, CO2 में किसकी आप हाइब्रिडेशन निकालोगे? सबसे पहले तो एटम पहचानना सीखो, कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालोगे, ठीक है। तो अगर कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालना चाहते हो तो बताओ कार्बन ने कितने एटम को अटैच किया? दिख रहा है यार, आंखें खुली है, दिख रहा है 2, तो 2 आएगा ना। अब 2 एटम को अटैच करने के बाद उसके पास लोन पेयर कितने बचे? तो मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि कार्बन के पास टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो जानते हो, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन वो यूज कर लेता है तभी तो वो बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वो एक ऑक्सीजन के साथ यूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ यूज करता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है, समझो। तो चारों इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो क्या उसके पास कोई लोन पेयर बचा? नहीं। तो 2 + 0 कितना होता है? 2। 2 के हिसाब से कितना होगा? sp। कितना आसान है जरा देखो। क्या इसके लिए तुम्हें लाल चड्डी पहनने की जरूरत पड़ी? नहीं। चलो अपन और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और ज्यादा समझ में आएगा। तो अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो, थोड़ा हार्ड एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि आपको बोल देता है XeO2F2, ये एग्जांपल दिया है, थोड़ा हार्ड ले लेते हैं, ठीक है। XeO2F2 में पूछता है कि बताओ भैया Xe की हाइब्रिडेशन क्या है। क्या पूछा आपसे? Xe की हाइब्रिडेशन क्या है। तो अब मुझे बताओ, अगर कोई XeO2F2 में Xe की हाइब्रिडेशन पूछ रहा है तो आप लोग बताओ कि Xe ने कितने एटम अपने साथ अटैच करके रखे हैं? 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, टोटल कितने हो गए? 4। Xe ने अपने साथ टोटल 4 एटम अटैच करके रखे हैं। क्या ये हार्ड है क्या? देखना, कोई भी 10वीं का बच्चा बता देगा कि Xe के साथ कितने लोग घूम रहे हैं, कितने एटम अटैच हैं, कितनी गर्लफ्रेंडे पाल रखी हैं। 2 ऑक्सीजन नाम की गर्लफ्रेंडे हैं, 2 उसकी फ्लोरीन नाम की गर्लफ्रेंड है। टोटल कितनी गर्लफ्रेंडे हो गई? 4। सबको समझ में आ गया? तो Xe की 4 गर्लफ्रेंड है, मतलब Xe ने 4 एटम को अपने साथ अटैच करके रखा है। ये खुली आंखों से दिख रहा है, समझ में आ गया? यहां पर ऐसा नहीं है दिखाने को 2 है और पीछे 2 और है, ऐसा कुछ नहीं है। जो दिखता है वो सामने ही है। सो बेसिकली Xe ने 4 एटम को अटैच करके रखा। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। और अब फिर इसके पास लोन पेयर कितने बचे? तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, Xe एक नोबेल गैस है जिसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, 8 में से उसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज करे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड वो तभी बनाएगा जब वो 2 बॉन्ड बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 2 ऑक्सीजन के साथ तो उसने 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए। फिर बचा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के साथ तो एक सिंगल बॉन्ड ही बनता है ना, ये देखो। तो बाकी एक एक बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनाया, 2-2 बॉन्ड उसने ऑक्सीजन के साथ बनाया। तो बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन उसने ऑक्सीजन के साथ यूज कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ, तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो बताओ उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। यानी कि लोन पेयर कितना हुआ? 1। 4 और 1 कितना होता है? 5। 5 के हिसाब से हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3d। अब बताओ तुम, क्या ये मेरा फॉर्मूला हार्ड है? इज इट हार्ड? नहीं। कोई भी ऐसा बच्चा जिसने नीली पैंट पे लाल चट्टी नहीं पहनी है, मतलब सुपरमैन नहीं है, वो भी कर सकता है। समझ में आ गया? सिंपल तरीका, आपको बस इतना पहचानना होता है। एटम अटैच तो दिखते हैं, लोन पेयर आप कैलकुलेशन करके बता लो, वो बहुत आसान है। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो तुरंत बता दोगे। समझ में आ गया? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं कि हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। तो होता कुछ यूं है कि अगर आप इस कार्बन, अगर आप C2H6 को देखो, ठीक है, तो मैं अगर पूछूं कि कार्बन की हाइब्रिडेशन बताओ, तो कार्बन के साथ तो सिंपल है। कार्बन अगर सारे के सारे यानी कि चारों बॉन्ड सिंगल बनाए तो उसकी हाइब्रिडेशन होती है, लिख लो आप, sp3, निकाल के देख लेना। अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाता है किसी एटम के साथ तो उस कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है sp2। और अगर कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो पक्का है उस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp। नोट कर लो यार, काम आएगी। अच्छा, कार्बन अगर 2 डबल बॉन्ड बना रहा है, 2, तो उस कार्बन की हाइब्रिडेशन होगी sp। ये नोट कर लो, काम आएगा, समझ में आता? तो ये तरीका होता है। अब इन दैट केस क्या करता है, अगर आप चाहते हो कि यहां पर हमें समझ में आए कि किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है, किस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल पैदा हो रहे हैं, तो उसके लिए कार्बन की स्टेट पकड़ो। आपको सबको पता है कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सबको पता है, 1s2 2s2 2p2।
तो यहां पर देखो मैंने 2s ले लिया, 2p में 2px लिया, 2py लिया, 2pz लिया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरूं 2p के अंदर 2 है, 2s के अंदर 2 है, भर दिए, फिर 2p में भी 2 है, जिसमें से एक मैंने px में भर दिया, एक मैंने py में। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्राउंड स्टेट में आपको 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। बट एक्चुअली होता है क्या, कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग नहीं करता, एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग करता है। तो इस केस में क्या होता है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके यहां चला जाता है। तो इन दैट केस अगर आप देखोगे तो आपके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन आप ध्यान से देखो, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन में से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन s में है और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन p में है। तो अगर ये किसी के साथ दोस्ती करने जाएंगे, मान लो ये जो किसी के साथ दोस्ती करने जाएंगे, तो वो कहेगा नहीं कि मेरे साथ तो नाइंसाफी हो रही है, मेरे को तो s का पकड़ा दिया और तुम सालो p के साथ दोस्ती कर रहे हो, बोलेगा ना वो। अगर ये किसी के साथ एक s ऑर्बिटल का अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 p ऑर्बिटल के अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी के साथ दोस्ती करने जाएंगे, तो सामने वाला कहेगा नहीं कि भैया तुम रिश्ता लेके आए हो, मैं क्यों करूं, मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है, मेरे को तो s से रिश्ता करा रहे हो, तुम p से रिश्ता कर रहे हो। तो इससे छुटकारा पाने के लिए, अब समझो मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। आपको पता है कार्बन टू हाइड्रोजन सारे बॉन्ड की लेंथ सेम होती है, समझ में आ गया, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑर्बिटल वो यूज कर रहा है कार्बन, वो सारे के सारे सेम होने चाहिए, अलग अलग क्यों होंगे, जबकि यहां पर हमें दिखाई दे रहा है एक एस का और 3 पी के। समझ में आ गया। तो वो कहता है कि भैया एक काम करो, चलो मैं सारे के सारे ऑर्बिटल सेम दे देता हूं। वो क्या करता है, एक मिक्सी लेता है जिसको हाइब्रिडाइजेशन मिक्सी बोलते हैं। उसमें वो ऊपर से डालता है एक एस और 3 डालता है पी के, px डालता है, py डालता है, pz डालता है, ऊपर से डाल देता है, डाल के मिक्स कर देता है, उसको मिक्सी चलाता है। इसको बोलते हैं हाइब्रिडेशन। चलो मिक्सी चलाओ, मिक्सी चलाई, मिक्सी चलाने के बाद क्या हुआ, एस पी एक्स वाई जेड सारे घुल मिल गए। घुलने मिलने के बाद क्या, इन्होंने 4 ऑर्बिटल पैदा किए। हाइब्रिडेशन में क्या होता है, जितने डालोगे उतने पैदा होंगे। तो कितने डाले आपने, एक एस का डाला, 3 पी के डाले, तो जितने डालोगे उतने ही पैदा होंगे। तो यहां पर 4 ऑर्बिटल इसने पैदा कर दिए, जिनकी सबकी शेप सेम थी, नाम सेम था, एनर्जी सेम थी, सब खुश। इसका नाम भी क्या है, sp3। 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 सबकी शेप सेम, सबकी सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम 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 सेम। तो सारे खुश हो गए, अब रिश्ते के लिए सब तैयार। तो इसलिए हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो यही हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट कहलाता है कि जो कार्बन है बेसिकली क्या करता है, ये जो ऑर्बिटल उसने सिग्मा बॉन्ड बनाया। बेसिकली एक और बात बता देता हूं कि हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट से सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जो भी इसने 4 ऑर्बिटल यहां पर डाले हैं वो सबके सब नाम सेम है, एनर्जी भी सेम है, सब कुछ सेम है, वही सिग्मा बॉन्ड वो डाले। समझ में आ गया। नाउ दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम चलते हैं एमओटी थ्योरी के ऊपर, क्योंकि एमओटी थ्योरी पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। लेट्स स्टार्ट द सेशन देन। देखो एमओटी थ्योरी क्यों आई, एमओटी थ्योरी पिक्चर के अंदर ऐसे ये इसलिए आई, देखो ऑक्सीजन को लेके बड़ा कंफ्यूजन था। अगर आप देखोगे ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को लेके बड़ा कंफ्यूजन था। ऑक्सीजन में आपको टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 एक के 8 एक के, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। अब 16 तो क्या है, इवन नंबर है। 16 क्या है, एक इवन नंबर है। तो अपने को ऐसे नजर आएगा, जितनी भी थ्योरी थी वो सभी कहती इवन नंबर है तो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इवन नंबर है तो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर्ड होंगे तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, डायामैग्नेटिक। कैसा होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए। यस और नो। ऑक्सीजन के बाद 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 एक इवन नंबर है, इवन नंबर में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे और पेयर्ड होंगे तो डायामैग्नेटिक होना चाहिए। समझ में आता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट जब किए तो समझ में आया कि ऑक्सीजन डाया नहीं होता, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब मैग्नेटिज्म के लिए अट्रैक्शन शो करता है। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में बहुत ही भयंकर मैग्नेट होती है। ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में भयंकर मैग्नेट होती है, मैग्नेट की तरह काम करती है, बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से पुल कर लेती है। इसके एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे दिए हुए हैं, लाइव एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, लाइव एक्सपेरिमेंट। क्या बताऊं आपको, आप जाके देखोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है और लिक्विड फॉर्म में तो वो बड़ी बड़ी चीजों को अपनी तरफ खींच लेती है। तो अब इसका जवाब कौन देगा। हमें तो सारी थ्योरी से क्या समझ में आ रहा है, हमें सारी थ्योरी से यही समझ में आ रहा है कि भैया ऑक्सीजन तो डायामैग्नेटिक होती है, पर ये तो पैरामैग्नेटिक, एक्सपेरिमेंटली तो पैरामैग्नेटिक है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास नई थ्योरी आई जिसको बोलते थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, एमओटी बोलते हैं इसको, एमओटी गलत बात, दिस इज m.o.t, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, m.o.t, सो दिस इज MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। समझ में आता है।
शटाप, खबरदार अगर किसी को एमओटी एमओटी बोला तो ठीक है, सब चलते हैं, चलो एमओटी को पढ़ते हैं। तो ये कहता है भैया, सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि भैया अगर किसी मॉलिक्यूल को आपको बनाना है तो एटम क्या करते हैं, अपने एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं, कंबाइन करके वो क्या बताते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। समझ में आ गया? बट उसके लिए अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि भैया ये सारे एटम मिलके सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और उन्हीं के मदद से मॉलिक्यूल को बनाया जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, जितने भी एटम है, ठीक है, वो अपने ऑर्बिटल लेंगे और ऑर्बिटल्स को मिक्स करके सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए जाएंगे और उन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सप्लेन की जाती है, वहीं से मॉलिक्यूल बनता है। समझ में आया? दोबारा समझाता हूं। अभी तक तो वीबीटी क्या कहती थी, वीबीटी कहती थी एक एटम लो, उसका ऑर्बिटल लो, दूसरे एटम का ऑर्बिटल लो, ओवरलैपिंग कराओ, काम खत्म, ठीक है। लेकिन यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये नहीं होता। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि भैया तुम एटम के ऑर्बिटल लो, सबसे पहले उन एटम के ऑर्बिटल को मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओ, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मॉलिक्यूल बनेगा, वहां पर आप इलेक्ट्रॉन को भरोगे। समझ में आ गया? तो मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं। डिटेल में ऐसे समझाता हूं, मान लो कि आप किसी दो एटम को बॉन्ड बनाना चाहते हो, दो एटम से, जैसे कि एक का हाइड्रोजन दूसरे का हाइड्रोजन। तो आपको भी पता है कि हाइड्रोजन में 1s ऑर्बिटल होता है, यस, 1s इसका और 1s इसका। आपने क्या किया, सबसे पहले ऑर्बिटल लिए, इलेक्ट्रॉन तो बाद में लेंगे। अब 1s में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इस 1s में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। सबसे पहले आप ना 1s ले लो, ये 1s ले लिया, ये 1s ले लिया, 1s ले लिया। अब अगर पहले 1s को मिक्स करके ना आप मिक्स करके इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओ। आप देखो जितने मिक्स करोगे, दो मिक्स करोगे तो दो ही बनेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया तो यहां पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मजे की बात देखो, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया जाता है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें से एक की एनर्जी जो है बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। ध्यान से समझना, एक की एनर्जी बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, जो कि नीचे दिखाई दे रहा है सब लोगों को, जिसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, ऊपर की तरफ बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। समझ में आया? दोबारा समझाता हूं। आप एटॉमिक ऑर्बिटल ले लो, उनको मिक्स करके दो ऑर्बिटल बनाओगे, वो दोनों ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। एक जाएगा नीचे की तरफ, जिसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऑर्बिटल ऊपर जाएगा, जिसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले वो कहता है भैया तुम एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लो, बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन फिल करना, जैसे हुंड रूल से और ओहम रूल से अब तुम फिल करते हो। अब आपको बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, एक और एक, दो इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करोगे? ओहम ये कहता है जिसकी एनर्जी कम उसमें पहले भरोगे, तो आप दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे भर जाओगे। ये देखो एक नीचे, ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन को नीचे भर दिया क्योंकि इसकी एनर्जी कम थी। तो इस तरह से वो कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओ और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को भरना। समझ में आ गया? अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक एनर्जी में कम होता है, एक एनर्जी में ज्यादा होता है। एक को बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक को बोलते हैं सिग्मा, एक बोलते हैं सिग्मा स्टार। अब दूसरा, इनके पोस्टुलेट थे, ये दूसरा पोस्टुलेट क्या है, कंपैरेबल एनर्जी के ही एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया जाता है। ऐसे नहीं किसी को भी उठा लाए। समझ में आ गया? ऐसे नहीं होगी जिसकी बीवी मोटी उसका भी पति पतला होगा, नहीं। समझ में आ गया? सो पतले पति का मोटी पत्नी से शादी नहीं करवाएंगे, यहां पर सिंपल सी बात है। या पतली पत्नी का मोटे पति से शादी नहीं करवाएंगे। कंपैरेबल होना चाहिए, संभाल सके एक दूसरे को। सो इन दैट केस आप लोग क्या करते हो, देखो S और S का आपस में मिक्स करके आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1s और 1s को मिक्स करके बना सकते हो, लेकिन कभी भी आप 1s को 2s के साथ मिक्स नहीं करोगे, कंपैरेबल नहीं है। सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट कंपैरेबल। कंपैरेबल होना चाहिए भैया, सीधी सी बात ये है। 1s को 1s के साथ, भैया एनर्जी सेम होनी चाहिए ना यार, ऐसे कैसे एक नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ मिक्स करा दोगे तो दिक्कत तो होगी ना। तो 1s 1s के साथ मिक्स हो सकता है, लेकिन 1s 2s के साथ मिक्स नहीं हो सकता। समझ में आएगा? कंपैरेबल एनर्जी होनी चाहिए। तीसरा, प्रॉपर सिमेट्री भी होनी चाहिए। जो ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रहे हैं उनकी ओरिएंटेशन, उनकी प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। समझो,
देखो जो ना पीजेड अगर ऐसे आ रहा है तो दूसरे का पीजेड भी ऐसे ही आना चाहिए, समझो एक का पीजेड ऐसे आ रहा है दूसरे का पीजेड भी ऐसे ही आना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक यूं आ रहा है और एक यूं आ रहा, ताता थैया चल रहा है क्या? समझ में आ गया? तो बेसिकली क्या होगा कि उनकी ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, एक यूं आ रहा है तो दूसरा भी यूं ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यूं आ रहा है और एक भाई साहब एक थोड़ा लंबा होके आ रहा है। सो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ऊपर वाला एक्सेप्टेबल है। समझ में आ गया पोस्टुलेट में? अब फिर और क्या बोलता है, देखो भैया पोस्टुलेट नंबर 3 ये है कि जब आप इनमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हो बीएमओ और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हो तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। आप लोग हमेशा याद रखो कि एनर्जी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी ज्यादा होती है स्टेबिलिटी कम होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अब सीन क्या है जरा आप चेक करो, यहां पर सिंपल सी बात है, जब एक एस स्फेरिकल दूसरे स्फेरिकल के साथ मिक्स होता है तो ये इस शेप का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और इस शेप का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। दिखाई दे रहा है? एंटी बॉन्डिंग मतलब वो बॉन्ड को सपोर्ट नहीं करते, बॉन्डिंग मतलब वो बॉन्ड को सपोर्ट करते हैं। इसको बोलते हैं सिग्मा, उसको बोलते हैं सिग्मा स्टार। अब आपके काम की चीज क्या है उसको देख लो। सरदार जी कह रहे हैं देखो भैया ऐसा है, अब काम की चीज आने वाली है, कॉपी पेन लेके बैठना, फिर मत कहना कि बताया नहीं। ठीक है, सो अब काम की चीज आ रही है। काम की चीज क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू फोकस। अगर आप ये डायग्राम याद कर लोगे तो भैया आपके एमओटी के सवाल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डायग्राम याद नहीं कर सकते आपके सवाल नहीं हो पाएंगे। तो कौन कौन बच्चा है जो फाइनल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को देखना चाहता है? हु बच्चा जो देखना चाहता है जल्दी से बताओ। तबस्सुम तबस्सुम फटाफट से बताओ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स जो फाइनल डायग्राम आपको याद करने हैं वो ये है, मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं, कॉपी में बना लेना, फिर मत कहना कि मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, तो चलो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पर है ना दो तरह के डायग्राम आपको याद करने हैं। एक तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। एक तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होते हैं, जरा आप ध्यान से चेक करो। ऐसे मॉलिक्यूल्स लेने जहां पर इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होते हैं तो उनमें डायग्राम कैसा होगा जरा आप चेक करो। 14 या 14 से कम, 14 और लेस देन 14, समझ में आ गया? 14 या 14 से कम ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होते हैं उनमें डायग्राम कैसा होगा देखो। सबसे पहले आप 1s और 1s को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। बहुत आसान है, ध्यान से देखना। फिर अगर आप 2s और 2s को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2x। अब स्पेशल चीज यही है। अब उसके बाद क्या है? 2s के बाद आप किसको मिक्स करोगे? 2p को। अब इसके 2p और उसके 2p में तो तीन तीन ऑर्बिटल होते हैं ना, आपको भी पता है। 2p के अंदर है ना 2px भी होता है, 2py भी होता है और 2pz भी होता है। इसमें भी तीन होंगे, 2px होगा, 2py होगा, 2pz होगा। अगर 2pz सिग्मा बनाएगा तो px और py क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। पहले ही बता चुका हूं, समझ में आ गया? अगर pz वाला सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो px और py वाले क्या बनाएंगे? px और py वाले पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो तय, समझ में आ गया? तो अब चलो, तो यहां पर सीन क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से 14 से कम है तो देखो 2px, ये देखो पाई 2px एंड पाई 2py वो नीचे आएंगे, समझ में आ गया? और सिग्मा 2pz को आपको ऊपर रखना है। अब आपको एक और मजे की बात बताता हूं। आप बताओ, एक एटम का आपने तीन ऑर्बिटल लिए, px py pz, दूसरे भी एटम के तीन ही लिए, जरा आप चेक करो, तीन और तीन लिए, इसके भी तीन और उसके भी तीन, तो टोटल 6 ऑर्बिटल पैदा होने चाहिए ना इन दोनों से, जिसमें से तीन नीचे होंगे, ये देखो तीन नीचे है, दिखाई दे रहा है? तीन ही ऊपर होंगे, ये तीन ऊपर है, समझ में आ गया? तीन नीचे तीन ऊपर। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो, अगर इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, इसका मतलब हमारे पास कमी है। तो हम लोग कैसे, हम कमी है तो हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। मजे की बात देखो, अगर आपके पास, मेरी बात ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन याद करने का तरीका क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। जिस बच्चे को मेरी बात समझ में आ गई ना वो समझ रहा होगा कि मैं किस लेवल से मैं बचपन में याद किया करता था। पहले आप ना डायग्राम को देखो, जो डायग्राम में कुछ ऐसा है, पाई 2px पाई 2py नीचे बनेगा और सिग्मा 2pz ऊपर बनेगा। ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। ऊपर वाले में आओ, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py नीचे बनेगा और सिग्मा 2pz ऊपर बनेगा।
तो आपके पास है ना डायग्राम कैसा दिख रहा है, ऊपर ऊपर देखोगे ना तो वो दो ऐसे हैं जो ऊपर की तरफ एरो दिखा रहे हैं, देखो ऐसे ही तो बन रहे हैं, आया समझ में, ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, देखो भैया ऐसा है कि ये उनके लिए जिनके पास बेसिकली 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, 14 के बराबर या कम इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास कमी होती है वो ऊपर जाना चाहता है, समझ में आ गया, जिसके पास कमी होती है वो ऊपर जाना चाहता है। मैं सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं, इट्स अ शॉर्ट ट्रिक ओनली। जिसके पास कमी होती है वो ऊपर जाना चाहता है, तो ऊपर जाने के लिए आपको कैसे बनाना है, ये देखो ये एरो ही तो जो ऊपर लेके जा रहे हैं आपको। याद करने का तरीका देखो मजे, मतलब दो नीचे होंगे एक ऊपर होगा, दो नीचे होंगे और एक ऊपर होगा, ऐसे करके बनेगा। 14 है, 14 से कम में दोनों एरो की तरह दिखेंगे आपको ऊपर की तरफ जाते हुए। तो ये तरीका हो गया याद करने का, लेकिन अगर 14 से ज्यादा हुए तो एरो उल्टे हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, इन दैट केस ज्यादा है, आपके पास ज्यादा है तो आपको ज्यादा चीज नहीं चाहिए, तो क्या होगा, कैसे बनेंगे, ये देखो ये तो ऊपर की तरफ ही बन रहा है लेकिन ये उल्टा हो गया, जरा चेक करो, ये एरो नीचे की तरफ बन रहा है। अगर आपके पास 14 से ज्यादा है तो आपके पास यू बनेगा, एक ऊपर और एक नीचे। ये तो सेम है जो पिछले डायग्राम में था, ये उल्टा हो गया। ये सिंपल तरीका, मतलब कोई चीज ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, कोई कम है तो उसको ज्यादा करने की कोशिश करेगा। ये सिंपल ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इट्स शॉर्ट ट्रिक। मैं बचपन में ऐसे ही याद करता था, समझ में आया। तो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर अगर आप ध्यान है, अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो ना, अगर दिमाग काम करता है भाई साहब, तो आप कोई भी चीज याद कर सकते हो। बस ये डायग्राम आपको याद करने, सिंपल सी बात है। अगर आपने डायग्राम याद कर लिए, इसका मतलब ये हुआ कि 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन में सिग्मा 2pz नीचे आएगा, पाई 2px एंड पाई 2py ऊपर जाएंगे। ऊपर वाला डायग्राम सेम ही बनेगा जो पिछले डायग्राम में आपने बना के दिखाया था। सबको समझ में आ गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। चलो एक और बात बताता हूं, मेरी बात ध्यान से समझना। मेरी बात क्या है, आप एमओटी के थ्रू क्या क्या कर सकते हो, आप एमओटी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो, मैग्नेटिक नेचर भी निकाल सकते हो। मतलब एमओटी की मदद से आप ये तीन चीजें निकाल सकते हो। आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, बॉन्ड लेंथ बता सकते हो, बॉन्ड मैग्नेटिक नेचर भी बता सकते हो। लेकिन उससे पहले अपन एक काम करते हैं, एमओटी को अप्लाई करके दिखाता हूं आपको कैसे अप्लाई होती है, डायग्राम अप्लाई कैसे करते हैं। सपोज करो कि आपके पास है ना, आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ कि ना मान लो आपको कहता है कि चलो ऑक्सीजन के ऊपर O2 की बात हो रही थी, क्योंकि O2 के चक्कर में तो एमओटी बनाई थी। कहता है O2 के लिए एमओटी का डायग्राम बना के बताओ, O2 के लिए एमओटी अप्लाई करके बताओ। समझ में आ गया, O2 के लिए एमओटी अप्लाई करके बताओ। तो मैं आपको O2 के लिए एमओटी अप्लाई करके बताता हूं, जिससे आपको ना और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, कौन कौन सीखना चाहता है, O2 के लिए एमओटी अप्लाई करके बताता हूं। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि O2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं। अगर O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो एक ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो दो में कितने हो गए 16, तो आपको टोटल 16 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। समझ में आ गया। अब टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 14। तो डायग्राम कैसा बनाओगे, देखो कैसा बनाओगे, बना के दिखाता हूं। मैं सिंपल तरीके से बनाता हूं, मैं घुमा फिरा के नहीं बनाता हूं। ये देखो, ये अपने पास हो गया सिग्मा 1s, मैं सीधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा हूं। ये हो गया अपने पास सिग्मा स्टार 1s, समझ में आया। फिर उसके बाद ये हो गया अपने पास सिग्मा 2s, तो ये हो गया अपने पास सिग्मा स्टार 2s। आ गया समझ में। अब अपने को डायग्राम कैसे बनाया, 14 से ज्यादा है ना, तो एक एरो नीचे होना चाहिए, एक एरो ऊपर होना चाहिए, ऐसे ही बनाना है। मतलब एक ऑर्बिटल नीचे, दो ऑर्बिटल ऊपर है। समझ में आ गया। अब आ जाओ आप, उसके बाद आप किसको बनाओगे, ये बनाओगे सिग्मा 2pz। फिर आप दो क्या बनाओगे, सिग्मा 2px एंड थोड़ा आगे बनाना था सिग्मा 2py। ये मान लेते हैं अपन, ये है पाई 2px, ये क्या है पाई 2py, बन गया ना। तो ये उल्टा बन गया, देखो ये ऐसे ही तो बनाना था, एरो बन गया। ऊपर वाला कैसे बनेगा, ऊपर वाला ये रखेगा पहले, ये क्या है, ये पाई स्टार 2px, ये क्या है पाई स्टार 2py, और ऊपर ऊपर क्या बनेगा सिग्मा स्टार 2pz। ये डायग्राम हो गया मेरी तरफ से। तो मैं इतना ही डायग्राम बनाता हूं, मेरे को बाकी चीजों से मतलब नहीं है। अब टोटल 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भर के बताओ। बन गया, मेरा डायग्राम तैयार है। वो वही डायग्राम है, बस मैंने ना साइड के ऑर्बिटल नहीं बनाए, इतनी सी बात है, मैंने बीच की लेयर बना दी। अगर कोई पूछे कि मैंने क्या बनाया है,
तो मैंने सिर्फ बीच की लेयर बनाई है, मेरे को साइड में मतलब नहीं है, क्योंकि बीच में ही तो भरे हैं। मैंने तो ये बनाया बीच वाली, समझ में आ गया? मेरे को साइड वाले से मतलब नहीं है, मैंने सिर्फ बीच वाली चीज बनाई है। ये देखो, आया समझ में? मेरे को साइड से मतलब नहीं है, तो बीच वाला बना दिया मैंने। अब मैं इलेक्ट्रॉन भर के दिखाता हूं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? 16। भरो भरो इलेक्ट्रॉन को भरो। चलो, सबसे पहले ओ बाउ रूल में सबसे कम एनर्जी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। नीचे 2 भर दिए, उसके बाद 3 4, 4 हो गए, 5 6 7 8, उसके बाद देखो 9 10। फिर अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी सेम है, इनकी भी एनर्जी सेम है। तो जब इनकी एनर्जी सेम है, ये देखो ये 2 की एनर्जी सेम है, तो कैसे भरोगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 11 12 13 14 ऐसे भरे जाते हैं। इसी को ओवबाउ रूल कहते हैं, हुंड रूल, ओवबाउ रूल यही अप्लाई करते हैं। ओवबाउ कहता है कम एनर्जी वाले में पहले इलेक्ट्रॉन भरो, भर दिए, ज्यादा में बाद में भरो। अब आते हैं अपन, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन और भरो, 15 16। देखो मैंने 16 इलेक्ट्रॉन आपको भर के दिखाए। अभी तो आप समझ गए 16 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। अब अगर आप 16 इलेक्ट्रॉन को भरते देखे हो तो आपको ये दिख रहा होगा कि इनके अंदर आपको दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि ऑक्सीजन के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसा होती है? पैरामैग्नेटिक होती है। आया समझ में? इस तरह से आपको इसको अप्लाई करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। एमओटी से बच्चे पता नहीं ऐसे डरते रहते हैं, पता नहीं क्या पढ़ा दिया ये वो, कुछ नहीं होता इनमें। सो दिस इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से आपको काउंटिंग करनी होती है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अब मैंने आपसे कहा कि एमओटी से आप बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और मैग्नेटिक नेचर का पता कर सकते हो। तो चलो मैं बॉन्ड ऑर्डर बताता हूं। सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर होता है 2 एटम के बीच में बॉन्ड। अगर मान लो 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड है, तो बेसिकली इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 3। आया समझ में? अगर मान लो कि 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 1। इसी को बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। अब इसकी करने की ट्रिक क्या है? करने की ट्रिक है, यहां पर मैं एक टेबल बनाता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। टेबल बना रहा हूं, यहां पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां मैं लिखूंगा बॉन्ड ऑर्डर, ये याद कर लो। अच्छा, आपको नाइट्रोजन तो याद होगा, नाइट्रोजन। आप मुझे बताओ कि नाइट्रोजन के अंदर N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14। और आपको यह भी पता है कि नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन बॉन्ड कितना होता है? 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। तो बस यहीं से शुरू करेंगे अपन। जब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो, ठीक है, जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। बस यही हमारे पास ट्रिक है। अब ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, 0.5, एक एक इलेक्ट्रॉन से 0.5 में चेंज करते रहना। कैसे, मैं समझाता हूं। अगर मान लो आपके इलेक्ट्रॉन हो गए 14 से 13, टोटल इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं 13, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, 0.5 से घटा दो। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 12, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 11, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 10, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। अब नीचे आ जाओ, ऊपर की तरफ हो गया, नीचे की तरफ आ जाओ। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 15, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। अगर हुए 16, तो हुआ 2। अगर हुए 17, तो हुआ 1.5। अगर हुए 18, तो हुआ ये 1। ये टेबल याद है तो आपकी बल्ले बल्ले, आपको किसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया, समझ में आया? अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। देखो भैया ऐसा है, अगर मैं 2 एटम के बीच में बोलूं कि सिंगल बॉन्ड है, और 2 एटम के बीच में बोलूं कि डबल बॉन्ड है, और 2 एटम के बीच में बोलूं कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप लोग मेरी बात बताओ, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। यहां पर कितना है? 2। यहां पर कितना है? 3। आपको यह भी पता है कि जैसे जैसे बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते रहते हैं, बॉन्ड की लेंथ कम होते रहती है। बेसिकली तो यहां से मतलब क्या निकला कि जो बॉन्ड लेंथ है वो एंटी प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। आया समझ में? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटने लगती है, कहानी खत्म। सबको समझ में आ गया? वो तो दिख ही रहा है। अब आते हैं मैग्नेटिक नेचर पर। मैग्नेटिक नेचर का मतलब क्या होता है कि भैया अगर किसी के पास सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा? वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ डायामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। ट्रिक बताऊंगा सीधे। और अगर किसी के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? पैरा। इतना तो सबको पता है, किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है मैग्नेटिज्म के लिए अट्रैक्शन शो करता है, तो पैरा होगा, अदरवाइज वो डाया होगा। अब इसको याद करने का तरीका,
हमें कैसे पता कि डाया कौन और पैरा कौन? तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट पैरामैग्नेटिक कौन होएगा। देखो, तो पैरामैग्नेटिक के लिए भी आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। पैरामैग्नेटिक वो होगा जिसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड होंगे। ओड, ओड समझते हो क्या है? 15, 17, 9, 11, 13। साथ में इसमें दो चीज और ऐड कर रहा हूं, जिसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 हो। अब आप कहोगे 16 तो सर इवन नंबर है, बट ये एक्सेप्शन है। 16 नंबर वाले इलेक्ट्रॉन वाले पैरामैग्नेटिक होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, और साथ में 10 टोटल इलेक्ट्रॉन वाले भी पैरामैग्नेटिक होते हैं, जैसे कि B2। B2 यानी कि बोरॉन का जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। समझ में आ गया? तो जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड हो, 16 हो और 10 हो, ओड हो, 16 हो और 10 हो, स्टार लगा देता हूं, ओड हो, 16 हो और 10 हो, तो पैरा होगा। अदरवाइज वो क्या होगा? अदरवाइज वो डाया होगा। डाया के केस में क्या होगा? इवन नंबर एक्सेप्ट 16 और 10। इवन नंबर वाले एक्सेप्ट 16 और 10 वाले वो डाया। बस खत्म, ये ट्रिक है। पैरा वाला कौन होगा? ओड 16 10 वाला। डाया कौन होगा? इवन नंबर वाला, 16 और 10 को छोड़ के। समझ में आ गया? दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब आप चलो एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने आपको N2 का एग्जांपल मैं दे चुका हूं, कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखा चुका हूं, ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। ऑक्सीजन के केस में सिखा चुका हूं, नाइट्रोजन में आप खुद देख के सीख सकते हो। ठीक है, आप खुद से बना के देखना, तरीका मैंने आपको बता दिया बनाते कैसे। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका और होता है। चलो मैं आपको ना थोड़ा सा नाइट्रोजन केस में बना के दिखाता हूं, चलो उसके बाद डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं, चलो नाइट्रोजन के केस में बना के दिखाओ, तो कोई खाली स्लाइड चाहिए तो ये वाला है, चलो ये ले लेते हैं। तो देखो, नाइट्रोजन के केस में अगर आप MOT लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितने हैं? 14, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 14। तो आप कैसे करोगे? ऐसा वाला डायग्राम बनाओगे, है ना? बनाओ तो फटाफट से। नीचे वाला क्या होगा? सिग्मा 1s, फिर क्या होगा? सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या होगा? सिग्मा 2s, फिर क्या होगा? सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद क्या होगा? पाई 2px, फिर क्या होगा? पाई 2py, फिर क्या होगा? सिग्मा 2pz, फिर क्या होगा? पाई स्टार 2px, फिर क्या होगा? पाई स्टार 2py, फिर क्या होगा? सिग्मा 2pz। डायग्राम बन गया मेरा, खत्म कहानी। नाम रख देता हूं, ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं, जिसको समझ में नहीं आ रही वो देख लो। वो होता है सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है, ये क्या हो गया? उसके बाद पाई 2px है, ये क्या है? पाई 2py है, ये क्या है? सिग्मा 2pz है, ये हमारे पास पाई स्टार 2px, ये क्या है हमारे पास? पाई स्टार 2py, ये हमारे पास क्या है? सिग्मा स्टार 2pz। अब 14 इलेक्ट्रॉन भरो भैया। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। भरो भरो इलेक्ट्रॉन को भरो। तो मैं इलेक्ट्रॉन भर के दिखा देता हूं, चलो भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखो, सारे के सारे पेड़ हैं, क्या इसमें कोई अनपेड़ है? सारे के सारे क्या है? पेड़। अगर सारे के सारे पेड़ है तो नाइट्रोजन कैसी होती है? डाया। कहानी खत्म। समझ में आ गया सबको? इस तरह से निकालते हैं, इट्स वेरी इजी। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब हम चलते हैं डाइपोल मूवमेंट में। हालांकि मैं एक और चीज बता देता हूं, जो चीज बताना चाह रहा हूं वो सुनो आप। मैं बताना चाह रहा हूं, यहां पर आप ना बॉन्ड ऑर्डर ऐसे भी निकाल सकते हो, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक और तरीका होता है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, आपको सिर्फ इतना देखना होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। अब आ जाओ, बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं थोड़ा सा, ये देखो, बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाउ दिस इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दिस इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होते हैं, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? दिस इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये सारे के सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं, ये वाले एंटी बॉन्डिंग है, जबकि ये वाले क्या है? ये वाले बॉन्डिंग है। तो ये भी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बाकी बचे हुए सब एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जरा आप चेक करो। बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुए 10। ठीक है, तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हो तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 10। ठीक है,
उसमें से माइनस करो एंटी बॉन्डिंग वाले। एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हैं? देखो ये वाला एंटी बॉन्डिंग है, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं 2 और 2 4। 10 में से 4 घटाओगे, उसको फिर 2 से डिवाइड करोगे। समझ में आया क्या? है ना? तो 10 में से 4 गए, कितने होते हैं? 6। 6 बटा 2 कितना होता है? 3। तो आपको सबको पता है कि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं। ये लो, इस तरह से निकाला जाता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द फॉर्मूला ओनली। समझ में आ गया? चलो, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? देखो, डाइपोल मूवमेंट बेसिकली एक पोलर नेचर बताने का होता है कोवलेंट बॉन्ड में, कि कोवलेंट बॉन्ड में पोलर नेचर है। कैसे बताते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखो, ऐसा है कुछ कि मान लो आपने HCl लिया, तो आपको भी पता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ये जो पोलैरिटी कोवलेंट बॉन्ड में जनरेट होती है ना, इसको स्पेशली डाइपोल मूवमेंट से दिखाया जा सकता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट्स वेरी सिंपल, कि जो चार्जेस है बेसिकली वो कितनी दूरी पर है और चार्ज कितना है, इसकी यूनिट होती है देबाय। समझ में आ गया? और आप लोग हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हो जब आप यहां पर डाइपोल मूवमेंट को शो कर रहे होते हो। तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है देबाई। दिखाने का तरीका होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। आपको मजे की बात बताता हूं, यहां काम की चीज ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर म्यू की वैल्यू 0 होती है वो कौन है? वो वही है जिनके पास लोन पेयर अक्सर 0 होते हैं। जिनके पास अक्सर लोन पेयर 0 होते हैं, ठीक है, यानी कि जिनकी ज्योमेट्री और शेप सेम होती है, उनके लिए म्यू का वैल्यू ऑलमोस्ट हमेशा 0 ही होता है। जैसे कि आप एग्जांपल दे लो, SF6 में सल्फर के पास लोन पेयर 0 है, CCl4 में कार्बन के पास लोन पेयर 0 है। इनका डाइपोल मोमेंट 0 ही मिलेगा आपको। समझ में आ गया? लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल भी हैं, एक्सेप्शन देखो। XeF4 की बात करें, यहां पर लोन पेयर है, लेकिन यहां जो लोन पेयर है ना बेटा, वो एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पर भी क्या हो गया? म्यू की वैल्यू 0 हो गई। XeF2 में भी ऐसा होता है कि यहां लोन पेयर देखो, एक लोन पेयर यूं जा रहा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट यूं जा रहा है, तो ओवरऑल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसका म्यू का वैल्यू भी 0 होता है। लेकिन इसके अलावा अगर देखोगे तो बहुत क्या आप लोगों को जो ये डाइपोल मूवमेंट है वो नॉन जीरो मिलेगा। ज्यादातर उस केस में जो आपके पास लोन पेयर आपको इस तरह से दिखते हैं, रिजल्टेंट लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। समझ में आ गया? इन दैट केस म्यू की वैल्यू नॉन जीरो ही होगी। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन बनाएगा, या फिर आप ऑक्सीजन बनाएगा, या नाइट्रोजन बनाएगा, फोन। बस, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड कोई नहीं बनाता। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब आपके पास ऑक्सीजन, देखो एक के पास ऑक्सीजन होना चाहिए, दूसरे के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। एक के पास फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो सकता है, दूसरे के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वहां पर अट्रैक्शन लगता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखता है उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। समझ में आया? पानी के में होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। तो जो इंट्रा है, जैसे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, उसमें क्या होगा? ये जो नाइट्रो कंपाउंड का ऑक्सीजन है और फिनोल का जो OH ग्रुप है, तो ये आपस में क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेता है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रा। लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल में जब आप हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हो, जैसे कि यहां पर पैरा में दिख रहा है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है 2 यूनिट में बन रहा है, उसको बोलते हैं इंटर। समझ में आया? और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जिसकी जो फ्लोरीन जो है वो ज्यादा ताकतवर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, हाईएस्ट होती है। फ्लोरीन सबसे ताकतवर, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है। सबको समझ में आ गया? अगर मैं बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करूं तो आयनिक बॉन्ड सबसे पावरफुल होते हैं, फिर होता है कोवलेंट बॉन्ड, फिर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर होता है डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, फिर होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, फिर होता है लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड्स की। फाइनली बल्ले बल्ले केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गई। शामा शामा, मैं भी अब खाना खाऊंगा, तुम भी अब खाना खा लो। जाते जाते गाना गा देता हूं, केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गई है। तो गाना कौन सा सुनोगे? चलो, हाँ। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू या जाने ना। लाइक कर दो बच्चों, देखो लाइक नहीं करके जाओगे ना दिल टूट जाएगा मेरा। तो तुम्हारे लिए मैं गाना गा रहा हूं। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू
जाने ना। लाइक कर दो, सेशन को लाइक करो यार, इतना बड़ा एंटरटेनमेंट तुम्हें चैप्टर पूरा करवा दिया, और तुम्हें देखो यहाँ पर चैप्टर पूरा कराने के साथ साथ तुम्हें इतना मजे भी करवा दिए। तो डू लाइक द सेशन बच्चों, याद रखो लाइक करोगे तो तुम हमारी केयर भी करते हो। डू लाइक द सेशन, अपने छोटे भाई बहन को वेदांतु के साथ जोड़ो। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या कर सकते हो, vdnt.in/vdnt.in/yt pro पर आप अपने छोटे भाई बहन को ज्वाइन करवा सकते हो। 12 महीनों की फीस मात्र 2252 रुपए बच्चों। फिर मत कहना कि बताया नहीं, 2252 रुपए कुछ नहीं होते बेटा, पर मंथ 2252 रुपए कुछ नहीं है, सबसे लोवेस्ट फीस है पूरे इंडिया में। और उसके लिए अगर आप 15% और डिस्काउंट चाहते हो तो आपको क्या करना है, ए प्रो कूपन कोड यूज करना है, बात खत्म। एंड फाइनली अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो भैया 27 तारीख से जो क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है उसकी कीमत है मात्र 2999 रुपए। 27 तारीख के बैच के लिए फीस बहुत कम है, 3000 रुपए से 1 रुपया कम, जिसके लिए कूपन कोड है AA2020। लिंक है vdnt.in/neetcc, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, जाओ फटाफट से ज्वाइन कर लो, इंतजार मत करो। हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, सेशन को लाइक करना मत भूलना। यूजर चॉइस अवार्ड मिला भैया हमारे ऐप को, भैया कर लो डाउनलोड, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वेदांतु नेट ऑफिशियल, दैट इज द टेलीग्राम ग्रुप, जिसको 30,000 से ज्यादा बच्चे अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया तो गलत बात। और फाइनली जो इस चैनल को 1.36 मिलियन फॉलोवर्स फॉलो कर चुके हैं, क्या आपने उसको सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो आप इंडिया के सबसे बड़े चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया क्या कर रहे हो? फैमिली का हिस्सा बन जाओ, परिवार को आगे बढ़ाओ। परिवार को आगे बढ़ाने का यहाँ पर रिप्रोडक्शन तरीका नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सब्सक्राइब करना होता है। सो दैट्स वेरी इजी, समझ में आता है? बायो के टीचर बड़े शैतान होते हैं, बायो के बच्चे बड़े शैतान होते हैं, मैं तो केमिस्ट्री का टीचर, बायो के बच्चे बड़े शैतान होते हैं। जब मैंने बोला परिवार को आगे बढ़ाओ तो उन्होंने सोचा रिप्रोडक्शन चालू कर दो। तो चैनल पे रिप्रोडक्शन नहीं करनी है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, जिससे आप क्या कर दोगे, हमारे इट्स अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, फैमिली परिवार आगे बढ़ता जाएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट गाइस, एंजॉय, और इसको शेयर करना मत भूलेगा बाकी बच्चों के साथ ताकि सबको फायदा हो। गुड नाइट।